मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 61.C61 एड्स बाय पब फ्यूचर प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 61 ब्लैक रॉक सिटी में पुनः प्रवेश _1। अनुवादक 54,96,339। तान जेन ने 3 दिनों तक इंतजार किया। निश्चित रूप से उसका ऑर्डर किया हुआ सारा सामान आ गया था। उसने सभी गुलेल और स्टील की गेंदों को गुफा में ले जाया और जानबूझकर मुरोंगजी यान से परहेज किया। नवंबर यूरो LSS1N ने इस अध्याय की प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। मुरोंगजी यान बाहर से गुफा में चला गया। हवा से बाहर निकली प्लास्टिक की थैलियों को देखने के बाद वह थोड़ी आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने तान जेन को गहराई से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। जब तान जेन ने ये देखा तो उसे पता चल गया कि उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया है। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने पूछा नहीं। उद्धरण चिन्ह। गुलेलों की संख्या गिनने के बाद तान जेन ने सामान इकट्ठा करने के लिए वांड्रा शहर के प्रबंधन और ब्लैक रॉक सिटी के विशेष आयुक्त को सूचित किया। शहर के कर्मचारियों ने तुरंत गुलेल लिया और एक बार में भुगतान कर दिया। उद्धरण चिन्ह। हालांकि ब्लैक रॉक सिटी के विशेष एजेंट ने एक अनुरोध किया। उन्हें उम्मीद थी कि तान जेन इन गुलेल स्टील गेंदों को ब्लैक रॉक सिटी में भेजने में मदद कर सकता है। निस्संदेह वे उनका मुफ्त में उपयोग नहीं करेंगे। इसके बदले में उन्हें एक निश्चित राशि का पारिश्रमिक देना होगा। उद्धरण चिन्ह। तान जेन के अलावा उसने कुछ दर्जन लोगों को भी काम पर रखा था और एक साथ काम करने के लिए तैयार था। उद्धरण चिन्ह। अगर तान जेन अकेला होता तो उसे विश्वास था कि वह मौत के पक्षियों के बीच से गुजर सकता है और ब्लैक रॉक सिटी में प्रवेश कर सकता है। हालांकि अगर दर्जनों लोग एक साथ चले तो कौन जानता था कि क्या वे मौत के पक्षियों के घेरे से बच सकते हैं। आखिरकार वह इन घुमकुलों के सामने अपनी विशेष योग्यता का उपयोग नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रॉक सिटी के विशेष एजेंट ने तान जेन को बताया कि उन्होंने पहले से ही एक विधि पर शोध किया है और उन्हें बिना किसी खतरे के शहर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। तान जेन ने ब्लैक रॉक सिटी से शहर के केंद्र तक विशेष एजेंट का पीछा किया और दर्जनों आयताकार खोल जैसी चीजें देखी। खोल के आगे, पीछे, बाएं और दाएं हिस्से राक्षस की खाल से ढके हुए थे, जो मौत के पक्षी के हमलों को प्रभावी ढंग से रोक सकता था। जब सिर और पूंछ जुड़े हुए थे तो एक मार्ग बनाया जा सकता था जिससे लोगों को जल्दी से गुजरने की अनुमति मिल गई। उद्धरण चिन्ह। तान जेन ने कुछ समय तक इसका अध्ययन किया और पाया कि यह कछुए के खोल जैसी वस्तु वास्तव में डेथबर्ड के अल्पकालिक हमलों को रोक सकती है। हालांकि यदि हमला बहुत लंबे समय तक चलता तो डेथबर्ड के तेज पंजे और चोंच निश्चित रूप से इस राक्षस की त्वचा को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते। उद्धरण चिन्ह। तान जेन ब्लैक रॉक सिटी में क्लर्क के अनुरोध पर सहमत हो गया। इस बार वह टेक्निकल गाइड की भूमिका निभा रहे थे। हालांकि गुलेल सरल थी, लेकिन सटीक निशाना लगाने के लिए इसमें कुछ कौशल और तरकीबों की आवश्यकता होती थी। विशेष एजेंट ने तान जेन को वांडरर्स को निशाना लगाने के बारे में मार्गदर्शन करते देखा था। वह गुलेल का विक्रेता भी था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उससे ब्लैक रॉक सिटी के निवासियों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रॉक सिटी में स्थिति गंभीर और जरूरी थी। ब्लैक रॉक सिटी के विशेष एजेंट ने तुरंत सभी के लिए आवश्यक आपूर्ति वितरित करने की व्यवस्था की। फिर सभी ने अपनी पीठ पर एक कछुए का खोल रखा और ब्लैक रॉक सिटी की ओर दौड़ पड़े। उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूर से वे देख सकते थे कि ब्लैक रॉक सिटी काली धुंध की परत से ढका हुआ था। जब वे निकट गए तो उन्होंने देखा कि आकाश मृत्यु पक्षियों से ढका हुआ है। भूमि तीरों से भर गई और मृत पक्षियों की लाशें जमीन पर ढंक गईं। उद्धरण चिन्ह। मौत के पक्षियों के झुंड ने जब तान जेन के समूह को आते देखा तो तुरंत झपट पड़े। सभी ने जल्दी जल्दी अपने कछुए के खोल नीचे रख दिए और जमीन से सटते हुए आगे बढ़ गए। मौत के पक्षी ने कछुए के खोल को चारों ओर से गिरा दिया था, लेकिन सभी ने कछुए के खोल के नीचे के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि एक बार जब मौत का पक्षी कछुए के खोल को तोड़ देता तो यह एक मृत अंत होता। उद्धरण चिन्ह। मौत के पक्षी करीब 100 मीटर दूर थे। ब्लैक रॉक सिटी के द्वार पर पहुंचने से पहले समूह पूरे 10 मिनट तक चला। जब ब्लैक रॉक सिटी का विशेष एजेंट ब्लैक रॉक सिटी के छोटे दरवाजे के पास पहुंचा तो धातु का दरवाजा तुरंत खुल गया, जिससे एक छेद दिखाई दिया, जिससे केवल कछुए के खोल को प्रवेश करने के लिए जमीन के करीब रहने की अनुमति मिली। शेष प्रवेश द्वार राक्षस के चमड़े से बंद कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। कछुए एक एक करके अंदर चले गए। इस दौरान एक भी मौत का पक्षी अंदर नहीं गया। जब आखिरी कछुआ अंदर गया तो धातु का दरवाजा एक धमाके के साथ कसकर बंद हो गया। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रॉक सिटी के विशाल मार्ग में सभी ने थके हुए चेहरों के साथ अपने कछुए के गोले नीचे फेंक दिए। मृत्यु पक्षी के तूफान जैसे आक्रमण ने उनकी सारी शक्ति लगभग खत्म कर दी थी। उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से कोई भी घायल या मारा नहीं गया और वे सभी ब्लैक रॉक सिटी में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर गए थे। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रॉक सिटी के कुछ दर्जन कृषकों ने उन्हें घेर लिया और उन पर नजर रखने के लिए एक बड़े कमरे में ले आए। घुमकुड़ों को ब्लैक रॉक सिटी में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हालांकि उन्हें ब्लैक रॉक सिटी द्वारा काम पर रखा गया था, लेकिन उन्हें इधर उधर घूमने से भी मना किया गया था। उद्धरण चिन्ह। वांडरर्स ने निराशा में आह भरी।
उन्होंने सोचा था कि वे देख पाएंगे कि ब्लैक रॉक सिटी का आंतरिक भाग कैसा दिखता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें आसपास घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बाहर मौत के पंछी न होते तो अब तक उसे ब्लैक रॉक सिटी से बाहर खदेड़ दिया गया होता। उद्धरण चिन्ह। तानजेन को अकेले बुलाया गया था। उन्होंने लू चेंगजू को लहर दर तरंग समझाना शुरू किया कि गुलेल का उपयोग कैसे किया जाता है। उसका मुंह सूख गया था। इन लोगों में उसे जियोरुई नाम का युवक नजर आया। जब तानजेन उसे गुलेल चलाना सिखा रहा था तो युवक अजीब भाव से उसे देखता रहा। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने अनुमान लगाया कि उसकी आवाज ने उसे उजागर कर दिया होगा। हालांकि वह इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं थे और केवल बोलते रहे। उद्धरण चिन्ह। जब युवक चला गया तो उसने चुपके से तानजेन को हाथ का इशारा किया। घुमकड़ों के बीच इसका मतलब अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही तानजेन पर संदेह हो गया था और उसने जानबूझकर तानजेन का परीक्षण करने के लिए या तानजेन को सूचित करने के लिए कि मिशन पूरा हो गया था, इस हाथ के इशारे का इस्तेमाल किया था। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही रात हुई, ब्लैक रॉक सिटी के अधिकांश लोग पहले ही सो चुके थे। गहरे काले घर में बैठे हुए तानजेन ने अपनी नाक ढक ली। घर में बदबू बेहद तेज थी और खर्राटों की आवाज भी आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि टावर के निवासी वॉन्डरर्स को हेय दृष्टि से देखते थे। उनके शरीर की गंध ही लोगों को उनसे दूर रखने के लिए काफी थी। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तानजेन ने मानचित्र की जांच की और ब्लैक रॉक सिटी के किसानों के स्थान की पुष्टि की जो वॉन्डरर्स की सुरक्षा के प्रभारी थे। फिर उन्होंने क्वांटम अदृश्यता प्रकाश स्क्रीन को सक्रिय किया। उद्धरण चिन्ह। मार्ग के कोने में प्रवेश करने के लिए मानचित्र के टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग करते हुए तानजेन ने एक छिपे हुए छोटे दरवाजे के माध्यम से टॉवर के आंतरिक भाग में प्रवेश किया। उद्धरण चिन्ह। एज बाय पब फ्यूचर, तानजेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां जियोरुई का घर था तो उसने धीरे से दरवाजा खींचा। उद्धरण चिन्ह। दरवाजा जल्दी से खोला गया। युवक ने सधी हुई अभिव्यक्ति के साथ अदृश्य तानजेन की ओर देखा और रास्ता बनाने से बच गया। तानजेन ने कमरे में कदम रखा। वह चीज कहाँ है जो मैं चाहता हूँ? उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने कोई बकवास नहीं की और सीधे युवक से पूछा। छोटी रुई भी बहुत खुश थी। उसने तानजेन पर चमड़े के कागज का एक रोल फेंका। कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें हर किसी को अपने दिल में जानना चाहिए। उन्हें जोर से कहने की कोई जरूरत नहीं थी। तानजेन ने जानवर की खाल खोली और देखा। यह एक ऐसी भाषा थी जिसे वह नहीं पहचानता था। उसके दिल में थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। केवल स्वर्ग ही जानता था कि इन अक्षरों का क्या अर्थ है। हालांकि तानजेन को तुरंत याद आया कि एप्लीकेशन स्टोर में एक एप्लीकेशन था जो शब्दों को समझने में सक्षम प्रतीत होता था। उद्धरण चिन्ह। रहस्यमय शब्द क्रैकर, सभी प्रकार के रहस्यमय शब्दों को डिकोड करने और उन्हें उन शब्दों में अनुवाद करने में सक्षम जिन्हें उपयोगकर्ता समझ सकता है। डाउनलोड लागत 15,000 सोने के सिक्के। अंतरिक्ष में पर्याप्त मस्तिष्क मोती थे। तानजेन द्वारा पर्याप्त सोने के सिक्कों का आदान प्रदान करने के बाद उसने इसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया। उद्धरण चिन्ह। क्रैकर शब्द को सक्रिय करने के बाद लिखे गए शब्द स्वचालित रूप से शब्दों और पैटर्न में बदल गए जिन्हें वह पहचान सकता था। उन्हें पढ़ना उनके लिए बेहद आसान था। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने देखा, तानजेन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। उसने अंतरिक्ष से 1000 मस्तिष्क के मोती निकाले और उन्हें फेंक दिया। उन्होंने उदासीनता से युवक से कहा, यहाँ 1000 मस्तिष्क मोती हैं, इसे अपना इनाम समझो। भविष्य में भी कड़ी मेहनत करते रहो। युवक ने सिर ले जाने के बाद उसकी संक्षेप में जांच की और फिर बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। तानजेन को यह अजीब नहीं लगा। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद वह सीधे ब्लैक रॉक सिटी के ऊपरी स्तर की ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने ब्लैक रॉक सिटी के किसानों से परहेज किया जो समय समय पर गुजरते थे और सीलबंद लोहे के दरवाजे पर आते थे जो ऊपरी प्रबंधन और निचले आवासीय क्षेत्रों को अलग करता था। ये लोहे का दरवाजा बेहद मजबूत था। यदि वह इसे क्रूर बल से तोड़ता तो यह निश्चित रूप से ब्लैक रॉक सिटी के कृषकों का ध्यान आकर्षित करता। तानजेन ब्लैक रॉक सिटी के काश्तकारों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था और केवल चुपचाप इंतजार कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। मैप टेलीपोर्टेशन फंक्शन वर्तमान मानचित्र सीमा के भीतर किसी भी बाधा और टेलीपोर्ट को अनदेखा कर सकता है। दुर्भाग्य से कूलडाउन का समय अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब ठंडक का समय समाप्त हुआ, तानजेन तुरंत लोहे के गेट से गुजरा और ब्लैक रॉक सिटी के ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश किया। उद्धरण चिन्ह। ये ब्लैक रॉक सिटी के प्रभारी व्यक्ति का निवास था। यहाँ का माहौल काफी बेहतर था। हालांकि खजाने वाले कमरे के फर्श पर तानजेन को एक और लोहे के दरवाजे का सामना करना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कुछ नहीं कहा और इंतजार करते रहे। 1 और घंटे के बाद तानजेन धातु के दरवाजे से गुजरा और गलियारे में प्रवेश किया जहां खजाना कक्ष स्थित था। पूरी मंजिल खाली थी। तानजेन के सामने एक बार फिर एक मोटा और भारी लोहे का गेट दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह। तानजेन अवाक रह गया जब उसने एक के बाद एक दिखाई देने वाले धातु के दरवाजों को देखा। हालांकि वह केवल चुपचाप इंतजार कर सकता था। उद्धरण चिन्ह।
एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 62 डॉट सी 62 एड्स बाय पब फ्यूचर प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 62 अध्याय 60 खजाना कक्ष और गुप्त तकनीक। अनुवादक 54,90,90,339। कूलडाउन का समय फिर से समाप्त होने के बाद तान जेन ने एक गहरी सांस ली और ब्लैक रॉक सिटी के खजाने वाले कमरे में टेलीपोर्ट किया। उसके सामने एकदम अंधेरा था। हालांकि तान जेन ने तुरंत एक तेज टॉर्च निकाली और खजाने वाले कमरे को रोशन कर दिया। उद्धरण चिन्ह। उसके सामने कई बड़े बड़े बक्से प्रतिबिंबित हो रहे थे। तान जेन ने बॉक्स खोला और तुरंत ठंडी सांस ली। पूरा बक्सा दिमाग से भरा हुआ था, जो टॉर्च की तेज रोशनी में चमक रहा था। कौन जानता था कि कितने थे? उद्धरण चिन्ह। तान जेन ने अपने दिल में उत्तेजना को दबा दिया और एक और संदूक खोला। यह विभिन्न रंगों के अयस्कों से भरा एक संदूक था जो समान रूप से चमकदार था। तीसरा बक्सा अभी भी एक मस्तिष्क था और चौथा बक्सा गंदी चीजों का ढेर था। तान जेन ने उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन वे जंगली इमारत से आए हुए लग रहे थे और अच्छी चीजें होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कुल 15 बक्से थे, प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के खजाने थे, जिनमें से 6 में दिमाग थे। उद्धरण चिन्ह। कौन जानता था कि दिमाग के 6 बड़े बक्सों के बदले कितने सोने के सिक्के दिए जा सकते हैं? तान जेन ने सभी बक्से रखने के बाद अलमारियों पर रखे हथियारों और कवचों की ओर अपनी नजर डाली। चूंकि यह खजाना कक्ष था, इसलिए यहाँ रखे गए हथियार और कवच निश्चित रूप से सामान्य वस्तुएं नहीं थे। वे राक्षसी हथियार हो सकते हैं जिनका उल्लेख कियान लांग ने पहले किया था। उद्धरण चिन्ह। मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मैं पहले उन सबको दूर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इन हथियारों को दूर रखने के बाद तान जेन की आंखें अचानक कुछ रूम पत्थरों पर आकर्षित हुई जो पत्थर के मंच के ऊपर निलंबित थे। तान जेन की सांसें तुरंत तेज हो गईं क्योंकि उसे इमारत की नींव याद आ गई जिसका वर्णन मुरोंगजियान ने किया था। उद्धरण चिन्ह। नींव का पत्थर, ये निश्चित रूप से एक आधारशिला है और उनमें से 5 हैं। उद्धरण चिन्ह। तान जेन खुशी से पागल हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से नींव के पत्थरों को छुआ जो कि रूनों से ढके हुए थे, जैसे कि वह एक अद्वितीय खजाने की प्रशंसा कर रहा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ मिनट बाद तान जेन ने इन रिनस्टोन्स को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। उसने सिटी टावर के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां पहले ही एकत्र कर ली थी और वह इसे किसी भी समय बना सकता था। उद्धरण चिन्ह। तान जेन के दिल में जो उत्साह था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पूरे खजाने के कमरे को एक बार फिर से खोजने और जो कुछ भी उसने देखा उसे ले जाने के बाद तान जेन का भंडारण स्थान भर गया। उद्धरण चिन्ह। खजाना कक्ष के किनारे पर राक्षस की खाल से बनी कई चमड़े की किताबें थीं। तान जेन ने लापरवाही से एक किताब उठाई और लापरवाही से उस पर नजर डाली। इसके तुरंत बाद वह पुस्तक की सामग्री से आकर्षित हो गए। उद्धरण चिन्ह। इस पुस्तक में वास्तव में आत्मा संचरण की एक गुप्त तकनीक दर्ज की गई है। इस अध्याय की पहली रिलीज नवंबर यूरो एलन पर हुई। बिना आत्मा वाला एक शरीर जिसे विशेष रूप से विकसित किया गया था उसे पुनर्जन्म वेदी पर रखा जाएगा। फिर जिस व्यक्ति को इसे रखने की आवश्यकता होती है उसकी आत्मा मस्तिष्क बल द्वारा सक्रिय लघु सरणी के माध्यम से विशेष शरीर में प्रवेश कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। आत्मा के शरीर में प्रवेश करने के बाद वह एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं थी और वह किसी भी समय शरीर से बाहर निकल सकती थी और अपने मूल शरीर में वापस आ सकती थी। उद्धरण चिन्ह। या शायद वह अगले विशेष शरीर में प्रवेश करेगा और एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जीना जारी रखेगा। उद्धरण चिन्ह। सतह पर ऐसा लगता था कि मनुष्य हमेशा के लिए जीने के लिए इस पद्धति पर भरोसा कर सकता है, लेकिन मानव आत्मा के पास थकावट के समय भी थे। एक बार जब आत्मा थक गई तो भले ही पीछे मुड़ने का कोई रास्ता हो, फिर भी मृत्यु से बचना मुश्किल था। उद्धरण चिन्ह। केवल एक अमर आत्मा और इस गुप्त तकनीक से ही कोई दीर्घायु की इच्छा कर सकता है। तान जेन के दृष्टिकोण से यदि यह सोल ट्रांसमिशन गुप्त तकनीक वास्तविक होती तो कमरे के सभी खजाने एक साथ जोड़कर इसके मूल्य की तुलना नहीं कर पाते। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में टैन जेन के दिल में हमेशा एक विचार था। वह था उसकी मूल दुनिया से कुछ मददगार प्राप्त करना। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास वह दृष्टिकोण और ज्ञान था जो लुचेंग दुनिया के आदिवासियों के पास नहीं था। उन्हें प्राप्त शिक्षा की डिग्री भी लुचेंग दुनिया से भिन्न थी। उद्धरण चिन्ह। अगर वह अपने टॉवर को मजबूत करना चाहता है तो उसे सभी पहलुओं से प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से ऐसी प्रतिभाएं घुमक्कड़ों के बीच अत्यंत दुर्लभ थीं और सामान्य घुमक्कड़ ज्यादा काम की नहीं होती थी। उद्धरण चिन्ह। उन इमारतों को जो हजारों वर्षों से चली आ रही थी धीरे धीरे उनके वंशजों द्वारा पोषित किया जा सकता था, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था और वह इंतजार नहीं कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। अगर तान जेन लुचेंग को जल्दी से मजबूत करना चाहता था तो उसे निश्चित रूप से मूल दुनिया के तकनीकी उत्पादों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। लाओचेंग दुनिया के मूल निवासियों को शायद इसके बारे में कुछ भी पता न हो, लेकिन मूल दुनिया के इंसानों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए मूल दुनिया से प्रतिभाशाली लोगों को अपनी सहायता के लिए लाना उनका सबसे अच्छा विकल्प था। उद्धरण चिन्ह।
तान जेन ने पहले ये देखने की कोशिश की थी कि क्या जीवित चीजों को टेलीपोर्टेशन के माध्यम से लाया जा सकता है, लेकिन परिणाम बहुत निराशाजनक था। जो मुर्गियां और बत्तखें वह अपने साथ लाया था, वे सभी अपनी जीवन आभा खो चुके थे, और इसने उसके मूल विचार को भी नष्ट कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इस आत्मा स्थानांतरण तकनीक ने उसे एक बार फिर आशा दी थी। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि जिस समस्या को लेकर वह चिंतित था वह ये थी कि अगर उसकी मूल दुनिया के उसके अधीनस्थ विद्रोह कर दे तो उसे कैसे हल किया जाए। इस गुप्त तकनीक का भी एक सही समाधान था। जब तक वह एक विशेष शरीर की खेती करते समय एक पूरक गुप्त तकनीक का उपयोग करता था, तब तक वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि यदि मेजबान उसके प्रति कोई द्वेष रखता है तो उसे एक गंभीर सिरदर्द होगा। यदि वे उसे चोट पहुंचाना चाहते तो वे तुरंत अशक्त हो जाते और उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती। उद्धरण चिन्ह। इस तरह के निष्कासित व्यक्ति की आत्मा पर एक निशान अंकित हो जाएगा और वह अब आत्मा स्थानांतरण और आवास नहीं कर पाएगा। इस पद्धति से तान जेन निश्चिंत हो सकता था और उसे डर नहीं था कि किसी के उसके प्रति बुरे इरादे होंगे। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा जिस शरीर को इस गुप्त तकनीक से विकसित किया जा सकता था वह केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था। यह अन्य जातियों का भी हो सकता है, राक्षसों का भी। वे सभी संस्कारित होकर योग्य मेजबान बन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तान जेन ने इसके बारे में बहुत सोचा। मानचित्र टेलीपोर्टेशन फंक्शन के ठंडा होने के बाद ही उन्होंने इन स्क्रॉल को हटा दिया और खजाने के कमरे से टेलीपोर्ट कर दिया। एक व्यस्त रात के बाद सुबह हो चुकी थी जब तान जेन ड्रिफ्टर्स के घर लौटी। तान जेन को थोड़ी थकान महसूस हुई, इसलिए उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उद्धरण चिन्ह। जब सूरज निकला तो ब्लैक रॉक सिटी के नागरिक भी जल्दी जाग गए। चुपचाप अपना नाश्ता करने के बाद वे बाहर मृत पक्षियों के झुंड पर जासूसी करने के लिए अपनी खिड़कियों में एक छोटा सा छेद कर देते थे। उद्धरण चिन्ह। गुलेल को हर घर में वितरित किया गया था। वे केवल आगे बढ़ने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। यह उनके घर के उत्थान और पतन और उनके स्वयं के जीवन और मृत्यु से संबंधित था, इसलिए प्रत्येक परिवार बहुत सक्रिय था। उद्धरण चिन्ह। बूम। ब्लैक रॉक सिटी की छत पर लगी कांसे की घंटी से स्पष्ट और मधुर ध्वनि निकलती है। उसी समय घंटी बजी, अनगिनत स्टील की गेंदें खिड़कियों से बाहर निकली और मौत के पक्षियों की ओर सीटी बजाने लगी जो अभी भी ब्लैक रॉक सिटी के आसपास उड़ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। पीली पाला। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत हाथ एक ही समय में जमीन पर थपकी दे रहे हों। मौत के पक्षियों की लाशें बर्तन में पकौड़ी की तरह जमीन पर गिर गईं। ग्रे स्क्वायर तुरंत ब्लैक डेथ पक्षी की लाशों से भर गया। ब्लैक रॉक सिटी के नागरिकों ने ये दृश्य नहीं देखा। वे केवल सुन्न होकर मृत्यु पक्षियों के झुंड पर हमला कर रहे थे। केवल जब रबर बैंड टूट जाते थे और स्टील की गेंदें खत्म हो जाती थी तभी कोई उस पर कब्जा कर पाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ लोगों को जल्द ही पता चला कि पक्षियों का झुंड जो मूल रूप से आकाश को कवर करता था, विरल हो गया था। उनकी स्टील की गेंदों का उपयोग होने के बाद अजीब पक्षियों की गगनभेदी चहचहाहट बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रॉक सिटी के कुछ अधिक साहसी नागरिकों ने सावधानीपूर्वक खिड़की खोली और ये देखने की कोशिश की कि बाहर क्या हो रहा है। हालांकि टावर के बाहर का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रॉक सिटी के अंदर और बाहर की जमीन अनगिनत मृत पक्षियों के शवों से ढकी हुई थी। वहां ऐसे मृत पक्षी भी थे जो मरे नहीं थे लेकिन उड़ने की क्षमता खो चुके थे और इधर उधर भाग रहे थे। आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले भयानक पक्षी अब दयनीय स्थिति में आ गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 63.C63 एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 63 शहर के निर्माण स्थल की ओर जाना। 1। अनुवादक 54,96,90,339। जब ब्लैक रॉक सिटी के कृषकों ने झुंड बनाकर अपना गुस्सा मौत के पक्षियों पर उतारा तो तान जेन और वॉन्डरर्स के एक समूह को उनका इनाम मिलने के बाद सीधे ब्लैक रॉक सिटी से बाहर निकाल दिया गया। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ब्लैक रॉक सिटी के काश्तकारों की आंखों में उदासीनता और घृणा देखी तो वह पूरी तरह से भूल गए कि ये वेंडर्स ही थे जिन्होंने मौत के खतरे को सहन किया था और उन वस्तुओं को पहुंचाया था जिन्होंने ब्लैक रॉक सिटी के संकट को हल किया था। शहर में। उद्धरण चिन्ह। अब जब संकट हल हो गया था तो इन नायकों ने ब्लैक रॉक सिटी के कृषकों द्वारा अपनी नाक ढंक ली थी। गाली गलौज करते हुए उन्हें खदेड़ा जा रहा था। उन्होंने धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रॉक सिटी क्लार्क, जिसने पहले तान जेन को यहां आमंत्रित किया था, ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। स्वाभाविक रूप से वह अपने द्वारा किए गए वादे को चुन चुन कर भूल गया था। उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से गुलेल का भुगतान कर दिया गया था, अन्यथा तान जेन निश्चित रूप से शहर को घेरने के लिए लाश राक्षस सेना को आकर्षित करेगा। उसके शरीर पर राजा की हत्या के आदेश की लाश की आभा के साथ ऐसा करना आसान था। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु तक सोचने के बाद तान जेन ने चुप्पी से चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट ब्रेन कॉपर्स किंग द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचने के बाद इस बदकिस्मत ताना मारने की क्षमता का अभी भी इतना उपयोग होगा। निश्चित रूप से जब तक आप चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, बुरी चीजें भी अच्छी चीजें बन सकती हैं। उद्धरण चिन्ह।
जब उन्होंने ब्लैक रॉक सिटी के काश्तकारों के बदसूरत चेहरे देखे, तान जेन, जो मूल रूप से अपने खजाने के घर को खाली करने के लिए थोड़ा दोषी महसूस करते थे, को तुरंत आराम महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है, तुमसे किसने मुझे नीचा देखने के लिए कहा? बस इंतजार करो, एक दिन आएगा जब तुम रोगे। उद्धरण चिन्ह। तान जेन के दृष्टिकोण से, यदि जंगल में अनगिनत पथिक उनका समर्थन नहीं करते, तो ब्लैक रॉक सिटी कुछ भी नहीं होती। दूसरी दुनिया के आदिवासियों का एक समूह जो सोचता है कि वे एकांत में दूसरों से श्रेष्ठ हैं, वह किसी दूसरी दुनिया के आगंतुक का इंतजार कर सकता है जो आपसे ऊंचे स्तर का है और आपको कुचल देगा और आपका तिरस्कार करेगा। उद्धरण चिन्ह। वांड्रा शहर के रास्ते में, तान जेन ने इन वॉन्डरर्स के साथ कुछ देर तक बातचीत की। जब उसे पता चला कि वे अलग अलग अन्वेषण टीमों से थे, तो उसने उन्हें अपने समूह में खींचने की योजना समाप्त कर दी। उद्धरण चिन्ह। वांड्रा शहर में लौटने के बाद, तान जेन ने कियान लॉन्ग को, जो बाजार में एक स्टॉल देख रहा था, वापस गुफा में खींच लिया और उसे घाटी की विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछा जो एक शहर के निर्माण के लिए उपयुक्त थी। उद्धरण चिन्ह। जब कियान लॉन्ग ने तान जेन को अचानक इस मामले के बारे में पूछते हुए देखा, तो उसने कहा कि वह किसी भी समय घाटी में जा सकता है। फिर उन्होंने तान जेन से पूछा कि क्या शहर के निर्माण में कोई प्रगति हुई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही टैंग जेन ने कियान लॉन्ग का कंधा थपथपाया। उसने रहस्यमयी मुस्कान दी लेकिन कुछ कहा नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। कियान लॉन्ग के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। तान जेन की उनकी समझ के अनुसार, ये संभावना थी कि वास्तव में एक मौका था। अन्यथा, तान जेन की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। जब उसने इस बारे में सोचा, तो कियान लॉन्ग तुरंत थोड़ा अधीर हो गया। वह लगातार गुफा के चारों ओर घूमता रहा और कभी कभी तान जेन से पूछता था कि वह घाटी में कब जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तान जेन को उम्मीद नहीं थी कि कियान लॉन्ग उससे भी अधिक चिंतित होगा। हालांकि, जब उन्होंने वॉन्डरर्स की टावर की इच्छा के बारे में सोचा, तो उन्होंने कियान लॉन्ग की वर्तमान भावनाओं को समझा। उद्धरण चिन्ह। अब जब उसके पास अपनी आधारशिला और लौटिया मस्तिष्क था, साथ ही टावर बनाने के लिए उसने मस्तिष्क के मोतियों की संख्या का बलिदान दिया था, तो उसके लिए वांड्रा शहर में रहने का कोई मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा, हाल ही में मरे हुए जाति की उत्पीड़न सीमा बढ़ रही थी। इसके अलावा, मृत्यु पक्षी से संक्रमित अधिक से अधिक भी शामिल हो गए थे। ब्लैक रॉक सिटी रक्षा की स्थिति में आ गई थी, और उन्होंने जंगल में भटकने वालों की उपेक्षा करना भी शुरू कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। अन्य शहरों से अतिरिक्त सेना आने से पहले, ये बहुत संभावना थी कि ब्लैक रॉक सिटी एक कछुआ रवैया अपनाएगा। मरे हुए जाति के खिलाफ लड़ने के लिए नेता और मुख्य लड़ाकू बल के बिना, वॉन्डरर्स की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। उद्धरण चिन्ह। उनका मानना था कि राजा के आत्मा मस्तिष्क शव साधन के साथ, इसमें निश्चित रूप से केवल मरे हुए जाति के सैनिक और मौत के पक्षी ही नहीं थे। ये संभव है कि और भी अधिक शक्तिशाली साधन आने वाले थे, और हो सकता है कि उन्होंने पहले ही उन्हें लागू करना शुरू कर दिया हो। उद्धरण चिन्ह। एक बुद्धिमान व्यक्ति खतरनाक दीवार के नीचे खड़ा नहीं होगा। उसके लिए जल्द से जल्द भाग जाना ही बेहतर था। इसके अलावा, उसने ब्लैक रॉक सिटी का खजाना खाली कर दिया था। जब ब्लैक रॉक सिटी में लोग घबराए हुए तरीके से चोर की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें अनिवार्य रूप से ब्लैक रॉक सिटी में प्रवेश करने वाले पथिकों पर संदेह होगा। उद्धरण चिन्ह। इसलिए, तान जेन ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया और तुरंत उस घाटी की ओर जाने का फैसला किया जिसका उल्लेख कियान लांग ने किया था। उद्धरण चिन्ह। गुफा में अभी भी काफी संसाधन बचे हुए थे। तान जेन के लिए दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें यहाँ छोड़ना असंभव था। एक पल सोचने के बाद, उसने फिर भी कियान लॉन्ग और अन्य लोगों के सामने अपनी विशेष क्षमता प्रदर्शित करने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने तान जेन को एक पल में गायब होते देखा, तो कियान लॉन्ग और बाकी लोग अवाक रह गए। वे यह अनुमान लगाने में असमर्थ थे कि एक जीवित व्यक्ति हवा में कैसे गायब हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। तान जेन ने केवल अपने घर वापस टेलीपोर्ट किया और भंडारण स्थान में एक जगह खाली कर दी ताकि वह गुफा में आपूर्ति जमा कर सके। उसने अपने भंडारण स्थान को उन्नत करने के लिए इस बार प्राप्त दिमागों का लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब वह टॉवर का निर्माण कर रहा था, तब भी उसे बलिदान देने के लिए बड़ी संख्या में दिमागों की आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह। गुफा में लौटने के बाद, तान जेन ने कियान लॉन्ग, मुरोंगजी यान और बाकी लोगों के हैरान भावों को देखा। वह केवल मुस्कुराया लेकिन समझाया नहीं। उसने संसाधनों को गुफा में रखा और वापस घर भेज दिया। उद्धरण चिन्ह। इन चीजों को गोदाम में फेंकने के बाद, तान जेन ने जल्दी से उन बक्सों को हटा दिया जिन्हें उसने पहले छोड़ दिया था। पैसे से खरीदे जा सकने वाले संसाधनों की तुलना में, टैंग जेन को इन बक्सों की अधिक परवाह थी जिनमें खजाना था। उद्धरण चिन्ह। इस बार, जब वह गुफा में लौटा, तो कियान लांग और मुरोंगजी यान की नजरें उसकी ओर एक अवर्णनीय भावना से भर गईं। उनका रवैया भी कहीं अधिक सम्मानजनक और सावधान था। उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। तान जेन को पता था कि वे पहले इस दृश्य से केवल सदमे में थे। भविष्य में इसे और अधिक बार देखने के बाद उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। हालांकि, एक बात थी जिसके बारे में वे आश्वस्त हो सकते थे। तान जेन के प्रति उनकी निष्ठा और विश्वास चरम सीमा तक बढ़ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। केवल दूसरी दुनिया का कोई इंसान जो इस हद तक वफादार हो, तान जेन का भरोसेमंद साथी हो सकता है।
तानजेन द्वारा आपूर्ति भेजने के बाद वानरा शहर को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। समूह पूरी तरह से हथियारों से लैस था और छोटी लड़की मुरोंगजियू को बड़े भालू की पीठ पर एक टोकरी में रखा गया था। वे वानरा शहर के बाहर जंगल की ओर चलने लगे। उद्धरण चिन्ह। जंगल अब लाशों की हल्की गंध से भर गया था। समय समय पर एक या दो पथिकों के टूटे हुए शरीर और लाशों वाले राक्षसों को देखा जा सकता था, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे वे किसी बूचड़खाने में थे। उद्धरण चिन्ह। जब मरे हुए जाति ने पहली बार अपना हमला शुरू किया था, तो कई विदेशी पथिक राक्षसों को मारने और भाग्य बनाने के लिए दौड़ पड़े थे। हालांकि जैसे जैसे मरे हुए दौड़ की शक्ति बढ़ती गई और ब्लैक रॉक सिटी पीछे हटती गई, विदेशी वानरा अन्वेषण दल एक के बाद एक चले गए। जो लोग समय पर नहीं निकले थे वे भी खतरे से बचने के लिए वानरा शहर में प्रवेश कर गए थे। उद्धरण चिन्ह। जहां तक जंगल में सामान्य पथिकों की बात है, वे केवल अपने लिए प्रार्थना कर सकते थे। नवंबर यूरो LSS1N ने इस अध्याय की प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। तानजेन ने अपने हाथ में एक राइफल पकड़ रखी थी और उसकी आंखें मानचित्र को ध्यान से देख रही थी। एक बार जब उसे पता चला कि कोई राक्षस आ रहा है, तो उसने तुरंत सभी को डॉज को सूचित कर दिया। दुश्मन से पहले दूसरे पक्ष का पता लगाने की इस क्षमता पर भरोसा करके लोगों का समूह बिना किसी खतरे के भागने में कामयाब रहा। उद्धरण चिन्ह। जितनी जल्दी हो सके ज़ोंबी राक्षस की नियंत्रण सीमा से भागने के लिए हर किसी ने रास्ते में आराम करने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे भूखे हों, समय बर्बाद होने के डर से चलते समय ही खा सकते थे। उद्धरण चिन्ह। ठीक इसी तरह वे लगभग एक दिन तक चलते रहे और अंततः शव दौड़ के क्षेत्र से बाहर निकल गए। उन सभी ने राहत की लंबी सांस ली। उद्धरण चिन्ह। जिस रास्ते पर चलना था वह ज्यादा सुरक्षित था। आखिरकार लाशों की दौड़ के उत्पीड़न के बिना सामान्य राक्षस अभी भी तानजेन और अन्य लोगों के हथियारों को रोकने में असमर्थ थे। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रॉक सिटी द्वारा इस भूमि पर एक शहर बनाने का निर्णय लेने का एक कारण ये था कि इस क्षेत्र में राक्षस शायद ही कभी स्तर 4 से ऊपर थे। लाश कबीले के आगमन और बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय लाश राक्षसों के उत्पीड़न ने उन्हें भारी झटका दिया था। कियान लोंग ने अपने अनुभव और स्मृति के आधार पर दिशा निर्धारित करने के बाद वह आगे चला और रास्ता साफ करने का प्रभारी था। उसने नुकीले कॉन्टों और कॉन्टों से घास फूस को काट दिया ताकि तानजेन और अन्य लोग वहां से गुजर सकें। उद्धरण चिन्ह। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर बहुत कम लोग चलते थे, इसलिए तानजेन और बाकियों के लिए उस पर चलना बहुत मुश्किल था। कुछ घंटों तक इस कष्टप्रद घास से गुजरने के बाद वे अंततः एक विशाल बंजर भूमि पर पहुंचे जो चट्टानों से भरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। इस समय उनके कपड़े पहले से ही उन खरपतवारों के बीजों से ढके हुए थे। त्वचा को छूने पर नुकीले कांटे थोड़े सूज जाते थे। उद्धरण चिन्ह। तानजेन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और कियान लांग और अन्य लोगों के लिए कुछ टिकाऊ कपड़े लाने के लिए वापस टेलीपोर्ट किया। उन्होंने पुराने कपड़े फेंक दिए क्योंकि वे पहनने में बहुत असुविधाजनक थे। अपने कपड़े बदलने के बाद कियान लोंग ने आगे की ओर इशारा किया और कहा कि वे अगले आधे दिन में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने देखा कि सूरज डूबने वाला था। उसने उनमें से कुछ को रात के लिए आराम करने के लिए जगह खोजने के लिए बुलाया। ये सबसे अच्छा था अगर यह गुफा जैसी छिपी हुई जगह होती। यह अवश्य जानना चाहिए कि रात्रि में राक्षस अत्यंत भयानक हो जाएंगे। जैसा कि अपेक्षित था, कियान लोंग इस रास्ते पर चला। जब उसने तानजेन के शब्द सुने, तो वह तुरंत तानजेन को रॉकी पहाड़ियों के आसपास ले आया। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वे एक गुफा में पहुंचने से पहले 1 दर्जन से अधिक लेवल 1 सांप के सिर वाले बिच्छुओं को मार चुके थे, जिसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा था लेकिन आंतरिक भाग बहुत विशाल था। उद्धरण चिन्ह। इस गुफा में जब तक रात में प्रवेश द्वार एक बड़ी चट्टान से अवरुद्ध कर दिया जाता था और जितना संभव हो उतना शोर नहीं होता था, वे सुरक्षित रूप से जंगल में रात बिता सकते थे। उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 64.C64 एड्स बाय पब फ्यूचर प्रश्नवाचक चिन्ह अध्याय 64 घाटी से बाहर निकलना 1 अनुवादक 54,96,90,339 सूरज डूब गया, चांद आकाश में ऊंचा लटक गया और जंगल में अजीब और भयानक चीखें उठी और गूंज उठी। एक बार रात होने पर राक्षसों की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और वे और अधिक क्रूर और रक्तपिपासु हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रात में जंगल में रहना निश्चित रूप से एक मूर्खतापूर्ण विकल्प था। एक बार जब वे राक्षसों द्वारा खोजे गए तो बचना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। अगर कोई कारण था जिसने उन्हें रात भर जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, तो छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना सबसे अच्छा था। तभी सुरक्षा की गारंटी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये गुफा सबसे अच्छा विकल्प थी। पत्थर द्वारा प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के बाद इसे तुरंत बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह। आधी रात में तानजेन ने अचानक गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनी। मानचित्र की सहायता से वह गुफा से बाहर निकले बिना ही बाहर का दृश्य देख सका। उद्धरण चिन्ह। एक 10 मीटर लंबा विशाल राक्षस रॉकी पहाड़ियों से होकर गुजरा। इसका शरीर मानव था, लेकिन इसके शरीर की सतह गेंडे की तरह धब्बों से ढकी हुई थी।
उसके हाथ में विशाल हड्डियों से बनी एक बड़ी छड़ी थी और उसकी विशाल आंख में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने राक्षस की जानकारी की जांच करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि उसे सतर्क कर दिया जाएगा। हालांकि उसके शरीर के चारों ओर की भयानक आभा ने तानजेन को कांप दिया, जैसे कि वह एक मृत राक्षस भगवान का सामना कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह। या बल्कि यह एक लौटिया राक्षस था जो स्तर 6 तक पहुंच गया था। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने दिल में अपना सिर हिलाया। जब से लाशों की दौड़ कम हुई है, इस क्षेत्र के आसपास अधिक से अधिक उच्च स्तरीय राक्षस अक्सर दिखाई देंगे। वह नहीं जानता था कि यह अच्छी बात है या बुरी। उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से एक आंख वाला विशालकाय व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। अन्यथा उस छोटी गुफा को ध्वस्त करने के लिए उसे अपने क्लब से केवल एक हमले की आवश्यकता होगी जिसमें तानजेन और अन्य लोग छिपे हुए थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि साइक्लोप्स वहां से गुजर चुके थे, लेकिन इसकी भयानक आभा ने अन्य निचले स्तर के राक्षसों को डरा दिया था। मूल रूप से उठती और गिरती चीखें अचानक बंद हो गई थी। सन्नाटा घुटन भरा था, यहाँ तक कि तानजेन को भी डर था कि अगर वह बहुत जोर से सांस लेगा तो राक्षस उसकी बात सुन लेगा। उद्धरण चिन्ह। रात शांति से बीती। सभी ने नाश्ता करने के बाद अपने रास्ते जारी रखे। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे समय बीतता गया, चट्टानी पहाड़ियां धीरे धीरे गायब हो गईं और उनकी जगह विरल खरपतवार वाले विशाल मैदान ने ले ली। एक विशाल पौधा जो कैक्टस जैसा दिखता था लेकिन उससे कई गुना अधिक क्रूर था, मैदान पर बहुत कम खड़ा था। उद्धरण चिन्ह। ये पौधा 5 मीटर ऊंचा था और नुकीले जहरीले कांटों से ढका हुआ था। एक बार जब कोई प्राणी अपनी जड़ों की सीमा के करीब पहुंच जाता तो वह जहरीले कांटे निकाल देता। इन जहरीले कांटों में मांसपेशियों को घोलने, शिकार को मारने और उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में पिघलाने का प्रभाव होता था। उद्धरण चिन्ह। पौधे के चारों ओर सफेद हड्डियों के ढेर इसका सबसे अच्छा प्रमाण थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई सावधानी से इन भयानक पौधों से बचता था और जितना संभव हो सके दूर रहने की कोशिश करता था। जब दोपहर होने वाली थी, कियानलांग ने अचानक आगे की ओर इशारा किया और कहा, भाई टेंग, ये वहां है। ये सुनकर तानजेन की आत्मा को झटका लगा। उसने तुरंत उस दिशा में देखा जिस ओर कियानलांग इशारा कर रहा था और उसने वह स्थान देखा जिसका उल्लेख कियानलांग ने किया था। यह एक विशाल घाटी क्षेत्र था। घाटी के 3 किनारों पर लगभग 1000 मीटर ऊंची चट्टानें थीं, जो अचानक जमीन पर आ गईं। चट्टानों के बिना प्रवेश द्वार बहुत सपाट था, लेकिन जमीन पर घास का एक भी तिनका नहीं उगता था। घाटी के मध्य में एक बड़ी झील थी। उद्धरण चिन्ह। घाटी का कुल क्षेत्रफल लगभग 30 वर्ग किलोमीटर था। ये बहुत विस्तृत माना जाता था। ऐसे इलाके के साथ तानजेन को लगा कि शहर बनाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि तानजेन के दिल में कुछ संदेह थे। उसे नहीं पता था कि इतनी अच्छी जगह पर कोई घुमक्कड़ रहते हैं या नहीं। हालांकि अगर ऐसा होता भी, तानजेन इसे वापस छीनने के लिए कार्रवाई करेगा। यदि दूसरा पक्ष नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो वह केवल बल प्रयोग कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। तानजेन का मूड तब बढ़ गया जब उसने सोचा कि भविष्य में उसका अपना शहर और सेनाएं यहाँ कैसे बनाई जाएंगी। आज मौसम अच्छा था, सूरज उनके शरीर पर धीरे धीरे चमक रहा था, जिससे उन्हें विशेष रूप से आरामदायक महसूस हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि उनकी मंजिल ठीक उनके सामने थी, तानजेन और बाकी लोग अच्छे मूड में थे। उनकी गति भी काफी बढ़ गई। हालांकि जैसे ही वे पांचों ने घाटी में प्रवेश किया, तीव्र शाप की लहर और राक्षसों की चीखें दूर से हल्की हल्की प्रसारित हो गईं। उद्धरण चिन्ह। तानजेन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन सोचा, यह सचमुच और भी घुमक्कड़ हैं। हालांकि अभी इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। तानजेन ने तुरंत अपनी राइफल उठाए और आवाज की दिशा में दौड़ते हुए अपनी गति तेज कर दी। कियानलांग और बाकी लोगों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और उनके पीछे पीछे चल दिए। हालांकि तानजेन ने फिर भी मुरोंगजियान को अपनी बहन को ले जाने और किसी भी खतरे से बचने के लिए दूरी बनाए रखने का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह। घाटी की झाड़ियों से गुजरने के बाद वे तुरंत ध्वनि के स्रोत पर पहुंच गए। उद्धरण चिन्ह। स्पष्ट झील के किनारे घास पर साधारण कपड़ों में 6 मानव पुरुष और महिलाएं हरे राक्षसों के एक समूह से घिरे हुए थे। ये राक्षस केवल 1.4 से 1.5 मीटर लंबे थे और उनमें से प्रत्येक बेहद बदसूरत था। उनके हाथों में लकड़ी की छड़ें और छोटी तलवारें जैसे हथियार थे और उन्होंने 6 मनुष्यों पर हमला करते समय अपने दांत निकाले और चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जमीन पर 1 दर्जन से अधिक राक्षस और एक मानव शव थे, लेकिन इससे लड़ने की उनकी इच्छा पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी आंखों में अब भी खून की लालसा और पागलपन भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। सभी 6 मनुष्य घायल हो गए थे। उनमें से एक का पेट फटा हुआ लग रहा था और उसके फटे कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए थे। कई चींटियां एक हाथी को मार सकती हैं, इस प्रकार के राक्षस को तो छोड़ ही दें। ऐसा लगता था कि उनकी शारीरिक शक्ति खत्म हो चुकी थी और वे अपनी इच्छा पर भरोसा करके राक्षस के उत्पीड़न का विरोध कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने इन राक्षसों की शक्ल को देखा और तुरंत उनकी उत्पत्ति को पहचान लिया। वे स्तर 1 के राक्षस रक्तपिपासु बौने थे। उद्धरण चिन्ह। उसने पहले भी इस राक्षस से युद्ध किया था और उनमें से कई को मार डाला था।
तानजेन ने इन रक्तपिपासु बॉनों की लड़ाई शैली और ताकत को देखा और फिर इसकी तुलना अपने हथियारों, उपकरणों और ताकत से की। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता की भूमिका निभाने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह एज बाय पब फ्यूचर। उसने कियान लोंग और उसके पीछे मौजूद अन्य लोगों पर अपना हाथ लहराया और मुरोंगजी यान को छिपने के लिए कहा। फिर तानजेन धीरे धीरे राक्षस के पीछे की स्थिति के पास पहुंचा। 10 मीटर से भी कम दूरी पर तानजेन ने दहाड़ते हुए अपने हाथ में बंदूक लहराई और आगे बढ़ गया। उसके सामने अब कोई आवरण नहीं था। उद्धरण चिन्ह अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करना। तानजेन की तेज दहाड़ राक्षसों को चौंका देने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इसने उन मनुष्यों को भी आशा दिखाई जो फंस गए थे। गंदे चेहरे के कपड़े के नीचे खुली उनकी आंखें एक दूसरे को देख रही थी, इससे पहले कि वे एक बार फिर राक्षसों के घेरे में आ जाएं। 5 या 6 राक्षस चिल्लाए और तानजेन पर हमला कर दिया। नेतृत्व में ताकतवर राक्षस ने अपना खूनी मुंह खोला और पीले कैनाइन दांत दिखाए। उसने अपने हाथ में एक नुकीली लोहे की छड़ पकड़ी और तेजी से आगे बढ़ा। तानजेन ने धीरे से अपनी बंदूक उठाते हुए ठंडी खर्राटे ली। उन्हें इन प्रथम स्तर के राक्षसों की देखभाल के लिए अपनी गोलियां बर्बाद करने की भी आवश्यकता नहीं थी। तेज 3 धार वाली संगीन का लक्ष्य राक्षस के सिर पर था और बिजली की तरह वार किया गया। पीएफएफ उद्धरण चिन्ह खून के प्यासे भूत की आंखों से बदबूदार खून बह रहा था। सामने के खून के प्यासे भूत की आंखें तानजेन की संगीन से छेदी गई थीं। फिर चाकू की नोक उसके सिर के पीछे दिखाई दी और उससे बदबूदार खून भी निकला। उद्धरण चिन्ह तानजेन ने अपना पैर उठाया और खून के प्यासे भूत को लात मारी जो पूरी तरह से मर चुका था। उस खून के प्यासे भूत को जमीन पर गिरते हुए और मरते हुए देखकर बाकी खून के प्यासे भूत जो तानजेन पर झपटे थे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। घिरे हुए मनुष्यों में से एक हंसा और चिल्लाया, अच्छा कौशल, आपने एक चाल से रक्तपिपासु बॉनों के नेता को मार डाला। इस बार हम बच गए। उद्धरण चिन्ह ये पता चला कि जिस रक्तपिपासु भूत को उसने मारा था वह राक्षसों के इस समूह का नेता था। चाहे वह कोई नेता हो या नहीं, तानजेन ने एक बार फिर अपनी राइफल लहराई और एक खून के प्यासे भूत को मार डाला। उसी समय उसने एक खून के प्यासे भूत पर निशाना साधा जो हजार ड्रैगन पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहा था और ट्रिगर खींच लिया। उद्धरण चिन्ह पा एक तेज आवाज के साथ खून के प्यासे गोबलिन की खोपड़ी का आधा हिस्सा गोली से उड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह अचानक हुई बंदूक की आवाज ने सभी की हरकतें धीमी कर दी। रक्तपिपासु बॉनों को राइफल की ताकत का पता चल गया था और उनके क्रूर चेहरे पर झिझक दिखाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह हालांकि जेन टैंग की हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद हथियार लगातार वार करते रहे और उसके निकटतम राक्षस जमीन पर गिर पड़े। उद्धरण चिन्ह आओ अपनी तरह के लोगों को एक के बाद एक मारे जाते देखकर रक्तपिपासु बॉनों की स्वाभाविक क्रूरता उत्तेजित हो गई। जैसे ही वे तानजेन की ओर झपटे, उन्होंने अपना मुंह खोला और एक सुर में चिल्लाए। नवंबर यूरो LSS1N ने इस अध्याय की प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। तानजेन ने एक बार फिर गोलीबारी शुरू कर दी। थाओ चेन ड्रैगन, ब्लैक फैटी और बिग बी अपने बैटल ब्लेड्स और नुकीले क्लबों को लहराते हुए बाईं और दाईं ओर खड़े थे। उनकी गतिविधियां निर्भीक और बेलगाम थीं। दोनों पक्षों के टकराने के बाद खून के प्यासे बौने तुरंत चिल्लाने लगे और समय समय पर रेगडोल की तरह उड़ते हुए भेजे गए। उद्धरण चिन्ह एक पल में हर जगह खून और मांस उड़ गया और चीखी गूंज उठी। असाधारण युद्ध शक्ति वाली 3 सदस्यीय टीम ने 20 से अधिक रक्तपिपासु बॉनों को तुरंत मार डाला। 3 लोगों के पागलपन और ताकत ने उन 6 लोगों को चौंका दिया जिन्हें बचाया गया था। उद्धरण चिन्ह ये देखते हुए कि रक्तपिपासु बौने मारे गए थे, 6 फंसे हुए वॉन्डरर्स स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं चूकेंगे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से राक्षसों पर हमला किया और जल्द ही राक्षस घबराकर भाग गए। उद्धरण चिन्ह एड्स बाय पब फ्यूचर संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास अध्याय 65.C65 एड्स बाय पब फ्यूचर प्रश्नवाचक चिन्ह अध्याय 65 अध्याय 63 किसी को पीछे न छोड़ें। अनुवादक 54,96,90,339। तानजेन के लिए यह असंभव था कि वह रक्तपिपासु बॉनों के इस समूह को उसके द्वारा निर्धारित शहर के निर्माण स्थल पर मनमानी करने की अनुमति दे। इसलिए उसने बहुत पहले ही गंदे और बदसूरत राक्षसों के इस समूह को नष्ट करने का मन बना लिया था। उद्धरण चिन्ह उसने भंडारण स्थान से एक बम निकाला। हर किसी की हतप्रभ निगाहों के बीच तानजेन ने उसे खून के प्यासे बॉनों के समूह में फेंक दिया जो भाग रहे थे, जिसके बाद एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। उद्धरण चिन्ह विस्फोट के सदमे की लहरों ने खून के प्यासे बॉनों का मांस और खून उड़ने लगा। उनके टूटे हुए शरीर हवा में ऊंचे उछले और फिर भारी मात्रा में जमीन पर गिरे। जमीन पर पड़ी बजरी में एक भयानक गतिज ऊर्जा थी और इसने रक्तपिपासु बॉनों के बदबूदार शरीर में अनगिनत खूनी छेद कर दिए। उद्धरण चिन्ह ये केवल एक ही बम था, लेकिन इसने पहले ही आधे रक्तपिपासु बॉनों को नष्ट कर दिया था जो घनी संरचना में भाग रहे थे। इस तरह की भयानक विनाशकारी शक्ति के कारण तानजेन के पीछे के लोगों की आंखें बाहर आ गईं। उद्धरण चिन्ह
बम उच्च श्रेणी के हथियार थे। भले ही आम घुमक्कड़ों ने उनके बारे में सुना हो, वे शायद ही कभी उनके संपर्क में आए हों। अतः इस बम की भयानक शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। उद्धरण चिन्ह। ये कसया क्या है? 6 पथिकों में से एक ने अपने घाव को अपने हाथ से ढक लिया और कांपती आवाज में अपने साथी से पूछा। हालांकि उसने पाया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय वे सभी जमीन पर बने विशाल गड्ढे और जमीन पर टूटे हुए अंगों को एकटक देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि हजार ड्रैगन भी हैरान थे, वे जल्दी से ठीक हो गए और भालू का नेतृत्व किया, जो उसकी खोपड़ी खोलने और उसके मस्तिष्क को खाने वाला था, ताकि शेष रक्तपिपासु बौनों का शिकार जारी रखा जा सके। उद्धरण चिन्ह। 6 पथिकों ने अपने घायल शरीरों को खींच लिया और रक्तपिपासु बौनों पर अंतिम प्रहार किया जो अभी भी जीवित थे। उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें मार डाला। तानजेन के 3 लोगों के समूह ने उनका पीछा किया। उन्होंने तब तक हत्याएं की जब तक कि सभी खून के प्यासे बौने जमीन पर नहीं गिर गए और उनके रुकने से पहले झील के किनारे की घास लाशों से ढक गई। धिक्कार है, ये वास्तव में सीधा है। उद्धरण चिन्ह। मारने का एहसास बहुत मादक था। पहले हुई हत्या से टैंगजेन की आंखें भी लाल हो गई थीं। अब जब वह ठीक हो गया, तो उसने जमीन पर पड़ी आंतों और टूटे हुए अंगों को देखा और वास्तव में उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह। एज बाय पब फ्यूचर, उसने अपनी भावनाओं को शांत करने और इस घृणित और असुविधाजनक भावना को रोकने की पूरी कोशिश की। अपने हथियार पर खून और मांस के अवशेषों को साफ करने और अपने कपड़े साफ करने के बाद तानजेन 6 वंडरर्स की ओर चला गया। संकट पूरी तरह से हल हो गया था। 6 घायल पुरुषों और महिलाओं ने तानजेन को देखा। उनकी आंखें आदर और कृतज्ञता से भर गईं। आखिरकार तानजेन और अन्य लोगों ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बचाया था। इसके अलावा उनके हथियार और उपकरण उत्कृष्ट थे, और उन्होंने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की वह भी काफी प्रभावशाली थी। साथ ही उनके पास भयंकर आवाज करने वाले भयानक हथियार भी थे। उद्धरण चिन्ह। उनमें से 6 हर दृष्टि से हीन थे। तानजेन और काले मोटे बड़े भालू के पीछे पीछे चलने वाले हजारों ड्रैगन, जो एक ही मुक्के से खून के प्यासे भूत का सिर उड़ा सकते थे, ने भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आप कौन हैं? आप इन राक्षसों से क्यों घेरे हुए हैं? तानजेन ने भावहीन चेहरे के साथ पूछा। उसके तने हुए चेहरे से वह बहुत शक्तिशाली दिखता था। हम पास के एक वानरा शिविर से एक अन्वेषण दल हैं। जब हम यहाँ पानी लेने आए तो हमारा सामना इन भटकते रक्तपिपासु बौनों से हुआ। यदि आपने और आपके दोस्तों ने समय पर हमारी मदद नहीं की होती, तो शायद हम इन खून के प्यासे बौनों का भोजन बन गए होते। उद्धरण चिन्ह। नेता लगभग 40 वर्ष का सुनहरे बालों वाला व्यक्ति था। उसकी पीठ बाघ जैसी और कमर भालू जैसी थी। उसने तानजेन की ओर देखा और गहरी आवाज में उत्तर दिया। तानजेन ने पाया कि इस आदमी की शक्ल मिश्रित रक्त जाति की लगती है। ये घटना अन्य लोगों के बीच भी मौजूद थी। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार विभिन्न नस्लों के घुमंतू लोगों के लिए शादी करना और बच्चे पैदा करना बहुत आम बात थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही तानजेन ने सिर हिलाया। ये लोग उनका बहुत आदर करते थे। इसका मतलब ये था कि आभा के मामले में उसने पहले ही बढ़त हासिल कर ली थी। ये बाद में उनके कार्यों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस औषधीय चूर्ण को अपने घावों पर लगाओ और फिर मुझे उस शिविर स्थल पर ले चलो जहां तुम रह रहे हो। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने उदासीनता से कहा। फिर उसने उनमें से 6 पर एक दवा की बोतल फेंकी और खून के प्यासे बौनों की लाशों का अध्ययन करने के लिए नीचे बैठ गया। तानजेन के अनुरोध को सुनने के बाद उनमें से 6 एक पल के लिए झिझके। कुछ नजरों का आदान प्रदान करने के बाद वे केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकते थे। उद्धरण चिन्ह। ये रक्तपिपासु बौने मृत्यु के बाद भी क्रूर दिखते थे। तानजेन ने कुछ नजरें उठाईं और उनकी कमर से जानवरों की खाल का एक छोटा थैला निकाला। लापरवाही से अपनी जेब खोलते हुए टैनजेन को अप्रत्याशित रूप से कुछ सोने के सिक्के और एक सोने की अंगूठी मिली। उद्धरण चिन्ह। एज बाय पब फ्यूचर, अच्छी चीज, यही तो वह चाहता था। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने तानजेन, कियान लांग और अन्य लोगों को लाशों के बीच से दिमाग निकालते हुए देखा, तो 6 पुरुषों और महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और मदद के लिए आगे आए। हालांकि वे अपनी खोज में और भी अधिक गहन थे। उन्होंने गोबलिन के शरीर पर सब कुछ इकट्ठा कर लिया, यहाँ तक कि कोई हथियार भी नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। तानजेन गोबलिन राजा की लाश को खंगाल रहा था जब उसने एक डरपोक आवाज सुनी, सर, ये सभी युद्ध की लूट हैं। तानजेन ने अपना सिर उठाया और किनारे खड़े 6 लोगों के बीच चांदी के बालों वाली लंबी लड़की को देखा। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें दर्जनों सोने चांदी के गहने और दिमाग थे। वह आराधना भरी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। उसके फटे हुए कपड़े उसकी हड्डीदार आकृति को छिपा नहीं सकते थे, और छिद्रों के माध्यम से उजागर सफेद त्वचा चमकदार थी। उसके सुनहरे बाल और एशियाई जैसा चेहरा असाधारण रूप से आकर्षक लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, ये ठीक वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने अनाप शनाप आभूषण और सिर का मनका प्राप्त किया। वह मुस्कुराया और लड़की की ओर सिर हिलाया। तानजेन को मस्तिष्क का मोती रखते हुए देखकर लड़की जांच करने से पहले एक पल के लिए झिझकी, फिर, श्री वान वान, क्या आप अभी भी ये टूटी हुई चीजें चाहते हैं? मेरा मतलब है, मस्तिष्क के अलावा, वान वान। यदि आप उन्हें नहीं चाहते,
तो क्या आप उन्हें हमें दे सकते हैं? लड़की ने बोलना समाप्त करने के बाद तान जेन की ओर इस भाव से देखा कि मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, जिससे वह अनजाने में मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मुझे इन स्क्रैप धातुओं की आवश्यकता क्यों है? वह बहुत उदार दिखाई दिया और उसने अपना हाथ लहराते हुए कहा, मेरे हाथ में मौजूद चीजों के अलावा बाकी सब कुछ आपका है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। उनमें से 6 लोग हंसे और सभी सामान इकट्ठा कर लिया। ये रक्तपिपासु बौनों का एक बड़ा समूह था और उनके पास युद्ध की बहुत सारी लूट थी। इनमें दर्जनों हथियार भी थे। हालांकि उनकी हालत खराब थी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए उन्हें अपना दिमाग खर्च नहीं करना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। गरीब घुमकड़ों के लिए हथियार खरीदना बिल्कुल एक असाधारण खर्च था और बहुत कम लोग इसे वहन कर सकते थे। N0V3 लिरियम वह मंच था जहां यह अध्याय शुरू में N0V3L B1N पर सामने आया था। वॉन्डरर्स ने तांग जेन की आंखों में कचरा इकट्ठा किया। फिर उनमें से प्रत्येक ने एक बड़ा बैग ले लिया और उत्साहपूर्वक सामने की ओर बढ़े, तांग जेन को उनके निवास तक ले गए। उद्धरण चिन्ह। वॉन्डरर्स के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें डर नहीं था कि तांग जेन और अन्य, जो अच्छी तरह से सुसज्जित थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर कोई सहज था। उद्धरण चिन्ह। कियान लॉन, जो तांग जेन के पीछे था, चलते समय बुदबुदाया। उसने महसूस किया कि युद्ध में लूटी गई अपनी संपत्ति को दे देना अफसोस की बात है। हालांकि जब से उसने तांग जेन का अनुसरण किया, तब से उसके मानक ऊंचे और ऊंचे हो गए थे। कियान लांग ने भी इन चीजों को पसंद नहीं किया, जिन्हें तांग जेन ने कचरा के रूप में देखा था। हालांकि सावधानी बरतना केवल एक आदत थी जो कई वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद विकसित हुई थी। यदि वह युद्ध की ये लूट कियान लांग को देता, तो वह निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। खून के प्यासे भूत के शरीर पर मौजूद चीजें वास्तव में बहुत बदबूदार थीं। यहाँ तक कि तांग जेन ने केवल सोने और चांदी के गहने और मस्तिष्क के मोती स्वीकार किए, जिन्हें पैसे के लिए बेचा जा सकता था। भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, फिर भी वह बाकी चीजें नहीं चाहेगा। जब वे चल रहे थे, 6 पथिक समय समय पर गुप्त रूप से तांग जेन को मापते थे। वे अपने उत्कृष्ट उपकरणों से बेहद ईर्ष्यालु थे। नेता, बड़े सुनहरे बालों वाला आदमी, कियान लॉन्ग के शरीर पर धनुष और तीर को भी ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों से प्रेमपूर्ण भाव प्रकट हुआ। उद्धरण चिन्ह। वानरा लड़की का चेहरा लाल हो रहा था जब वह समय समय पर तांग जेन को देखती थी। जब मुरोंगजी यान ने ये देखा तो वह चिल्लाए और जानबूझकर या अन्यथा उन दोनों के बीच चली गई, जिससे वानरा लड़की और तांग जेन की दृष्टि रेखा अवरुद्ध हो गई। उद्धरण चिन्ह। 6 लोगों का निवास झील से बहुत दूर था। तांग जेन और अन्य लोग चट्टान के नीचे वॉन्डरर्स के निवास पर पहुंचने से पहले पूरे आधे घंटे तक चले। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 66.C66 एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 66 पथिक का शिविर 1। अनुवादक 54,96,90,339। वानरा शिविर चक्की के पत्थर के आकार की चट्टानों से घिरा हुआ था और कोनों से धुआं सर्पिल रूप से उठ रहा था। मानव आकृतियां भी हल्की हल्की दिखाई दे रही थीं। उद्धरण चिन्ह। तांग जेन ने दूर से नंगे शरीर वाले एक युवक को देखा। उसके हाथ में एक लंबा भाला था जिस पर लोहे की चादर से पॉलिश की गई थी। वह सबसे ऊंचे स्थान पर एक सपाट चट्टान पर खड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जिम्मेदार था। तांग जेन के समूह को आते देख युवक तुरंत पीछे मुड़ा और चिल्लाया। इसके बाद वह एक फुर्तीले तेंदुए की तरह चट्टान से नीचे कूद गया। उसकी पतली और छोटी आकृति हवा की तरह चट्टानों के बीच से गुजरी और सीधे तांग जेन के समूह की ओर बढ़ी। उद्धरण चिन्ह। युवक की चेतावनी सुनने के बाद शिविर स्थल में अफरा तफरी मच गई। एक क्षण बाद 40 से अधिक पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े, विशाल चट्टानों के ढेर से बाहर भागे। उन्होंने तांग जेन के समूह को देखने के लिए एक असहज अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। उद्धरण चिन्ह। तांग जेन के समूह के उपकरणों को देखने के बाद इन लोगों के दिल अवचेतन रूप से मजबूत हो गए। उन्होंने सतर्कता से भरी आंखों से उनमें से 5 को आकार दिया। उद्धरण चिन्ह। इतने उत्कृष्ट उपकरणों के साथ घूमने वाले सभी शक्तिशाली जंगली कृषक थे। उन्हें मूल रूप से भोजन और कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वे आमतौर पर अपने जैसे लोगों की उपेक्षा कर देते थे। उद्धरण चिन्ह। इसलिए वे किसी उद्देश्य से उसके शिविर में आए होंगे, लेकिन दूसरे विचार में अपना पेट भरना भी उनके लिए एक समस्या थी। तो ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है जो कृषकों का ध्यान आकर्षित करेगी? उद्धरण चिन्ह। पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े, सभी चिंता में थे। घटनास्थल पर माहौल थोड़ा खराब था। ये देखकर 6 लोगों में से चांदी के बालों वाली लड़की ने जल्दी से भीड़ को समझाया। पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े एक दूसरे को देख रहे थे और जोर जोर से जयकार कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। 6 वॉन्डरर्स इस वानरा शिविर की मुख्य लड़ाकू शक्ति थे। तांग जेन को बचाना पूरे शिविर, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बचाने के बराबर था। यह एक जीवन रक्षक अनुग्रह था। उद्धरण चिन्ह। तांग जेन के समूह को देखने के लिए हर किसी की नजरें भी मित्रतापूर्ण हो गई थी। कुछ बच्चे पहले ही भाग चुके थे और वयस्कों से युद्ध की लूट लेने के लिए पहुंच गए थे।
उन्होंने जल्दी से उन्हें खोला और देखा, इस उम्मीद से कि अंदर सुगंधित भोजन होगा। उद्धरण चिन्ह। यह अफसोस की बात थी कि युद्ध की लूट बदबूदार रक्तपिपासु बौनों से हुई। उसने इन लोगों से जो कुछ भी लूटा उससे खट्टी और बदबूदार आभा निकल रही थी। बच्चे थोड़े निराश हुए और असंतोष में अपने छोटे छोटे मुंह बाहर निकालने लगे। फिर उन्होंने अपने से कहीं अधिक भारी थैलों को खींच लिया और उन्हें शिविर में खींचने के लिए तैयार किया। उद्धरण चिन्ह। उन छहों द्वारा वापस लाई गई युद्ध की लूट को इस गरीब घुमंतु शिविर के लिए एक बहुत समृद्ध आय माना जा सकता है। जैसा कि सभी जानते थे, गोबलिन जाति कचरा उठाने और उसे खजाने की तरह इधर उधर ले जाने में बहुत अच्छी थी। उद्धरण चिन्ह। एज बाय पब फ्यूचर। जंगल में उनके द्वारा कुछ कृषकों को मार दिए जाने के बाद उनके हथियार और उपकरण भी खजाने के रूप में बौने द्वारा ले जाए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। एक बार जब उन्होंने इस भूत को मार डाला तो वे निस्संदेह बहुत सारा पैसा कमाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने रक्तपिपासु बौनों से युद्ध की लूट का माल उठाया और उसकी मरम्मत की, तो उनमें से कुछ को साधारण हथियार बनाया जा सकता था, जबकि अन्य का उपयोग मस्तिष्क और भोजन के बदले में किया जा सकता था। उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से जंगल में प्रत्येक पथिक शिविर के पास भोजन के बदले अच्छे हथियारों और संसाधनों की कमी थी। इसलिए इस बार की फसल ने शिविर के लोगों को बहुत उत्साहित कर दिया। उद्धरण चिन्ह। तानजेन उत्साही भीड़ के पीछे पीछे चट्टान के नीचे विशाल चट्टान के ढेर में चला गया और गुफा में बनाए गए साधारण आवास में चला गया। अंधेरी गुफा बहुत गंदी लग रही थी और उसमें से तेज और तीखी गंध आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने करीब से देखा और पाया कि गुफा के कोने में कुछ पथिक पड़े हुए थे। वे स्पष्ट रूप से बीमार या घायल थे और समय समय पर कराहना सुनाई देता था। उद्धरण चिन्ह। साफ सुथरे कपड़े पहने तानजेन और बाकी लोगों को गुफा में प्रवेश करते देखकर उन पर आश्चर्यचकित नजर डालने के अलावा उन्होंने अपना बाकी समय खाली जगह को घूरते हुए बिताया। उनके भाव स्तब्ध थे, मानो उन्होंने जीने की कोई उम्मीद ही खो दी हो। उद्धरण चिन्ह। इन लोगों की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे किसी जीवित व्यक्ति की जान चली गई हो, केवल चुपचाप मौत का इंतजार करने का दुख रह गया हो। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने इन लोगों की भावनाओं को समझा। ऐसे माहौल में वे घायल हो गए। उनके पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर कोई किसी बीमारी का इलाज करना चाहता है तो उसे दवा लेनी होगी और इंजेक्शन लगाना होगा। तानजेन के लिए यह एक सामान्य बात थी, लेकिन वॉन्डरस के लिए ये किसी कल्पना से अलग नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। भले ही दूसरों ने ऐसा न कहा हो, तानजेन भी बहुत स्पष्ट थे कि इस अराजक दुनिया में जीवन रक्षक दवा शायद मानव जीवन की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी। N0V3 लिरियम वह मंच था जहां यह अध्याय शुरू में N0V3L B1N पर सामने आया था। तानजेन इन लोगों को मौत का इंतजार करते हुए देखने को तैयार नहीं था। चूंकि उसने उनका सामना किया था, इसलिए वह उनकी मदद करने का एक तरीका सोचेगा। इसका असर होगा या नहीं ये तो उनकी किस्मत पर निर्भर करेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी नाक में घुसी दुर्गंध को सहन करते हुए तानजेन उन लोगों की स्थिति की जांच करने के लिए नीचे झुका। उसने अपने बैग से सूजन रोधी दवा का एक डिब्बा निकाला और उसे चांदी के बालों वाली बेहद खूबसूरत लड़की को सौंप दिया। उद्धरण चिन्ह। जब लड़की ने तानजेन से सूजन रोधी दवा ली तो उसे नुकसान हुआ। वह नहीं जानती थी कि छोटा बक्सा किस लिए है। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने उसकी खाली अभिव्यक्ति देखी और उसे बताया कि ये दवा इन लोगों की चोटों का इलाज करने में सक्षम हो सकती है। साथ ही उसने लड़की को बताया कि इसे कैसे लेना है। उद्धरण चिन्ह। उसने कभी नहीं सोचा था कि गोली के प्रभाव को जानने के बाद लड़की वास्तव में इतनी आभारी होगी कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने तानजेन को गहराई से प्रणाम किया। झुकने के बाद जब उसने तानजेन की ओर देखा तो उसकी आंखों में सम्मान की एक अतिरिक्त झलक दिखी। उद्धरण चिन्ह। एज बाय पब फ्यूचर। पानी लाने के लिए टूटे हुए कटोरे का उपयोग करते हुए लड़की ने घायलों को एक एक करके दवा लेने में मदद की। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि घायल लोगों द्वारा दवा लेने के बाद आसपास के वॉन्डरर्स की आंखें गहरी कृतज्ञता से भर गईं जब उन्होंने उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह। लोगों को बचाने के लिए इतनी महंगी दवा निकालने में सक्षम होना साबित करता है कि यह कृषक दयालु और एक दुर्लभ अच्छा इंसान था। ये वानरा शिविर में भोजन का समय था और उनका भोजन आग के बगल में रखा गया था। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने पास जाकर देखा और पाया कि वॉन्डरर्स का भोजन बेहद सरल था। ये बस कुछ घास के बीज और काले पेस्ट जैसी चीजें थीं। तानजेन ने सूखे पेड़ की छाल का एक टुकड़ा और मुट्ठी भर बैंगनी घास की जड़ें भी देखी। तानजेन निश्चित रूप से ऐसे भोजन को निगल नहीं सकती थी। आह भरने के बाद उसने कियान लॉन्ग से सबके सामने बिस्कुट का एक बैग और उबले हुए सुअर के मांस का एक डिब्बा निकलवाया। उसने उसे खोला और उबलते मिट्टी के बर्तन में फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह। हर कोई इस दृश्य को चुपचाप देखता रहा। उनकी आंखें जिज्ञासा और प्रत्याशा से भर गईं। उद्धरण चिन्ह। भोजन को बर्तन में रखने के कुछ देर बाद ही हवा में एक सुगंधित सुगंध फैल गई। गंध इतनी स्वादिष्ट थी कि हर कोई लालची होकर मादक भावों के साथ हवा में तैर रहे भोजन की सुगंध को चूसने लगा। उद्धरण चिन्ह। एक दुबले पतले और कमजोर छोटे लड़के ने, जिसके हाथ में एक खिलौना था, अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने अचंभित होकर तानजेन के हाथ में बचे हुए बिस्कुटों को देखा।
लार अनजाने में बह निकली और उसकी गंदी छाती पर टपक पड़ी। जब तानजेन ने बड़े सिर वाले लड़के की चकित अभिव्यक्ति देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उस छोटे लड़के की ओर हाथ हिलाया जो ऐंठन से कराह रहा था और बचे हुए बिस्कुट उसे दे दिए। उद्धरण चिन्ह। ये स्पष्ट था कि छोटा लड़का कुपोषित था और उसे भोजन की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वह स्वभाव से डरपोक था और पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उद्धरण चिन्ह। जब तानजेन ने ये देखा तो वह वहां चला गया। वह मुस्कुराया और छोटे लड़के के हाथ में बिस्किट थमा दिया। हालांकि जब उसने अनजाने में छोटे लड़के के हाथ में खिलौना देखा तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह। पैसा, बहुत सारा पैसा। उद्धरण चिन्ह। छोटे लड़के ने अमेरिकी डॉलर के नोटों के एक मोटे ढेर को कुछ चीजों में मोड़ दिया। वह नहीं जानता था कि बेतरतीब ढंग से फेंके गए इन रंगीन बिलों का तानजेन के लिए क्या मतलब था। बेशक छोटे लड़के को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। आखिर इस जमाने में जंगली इमारतों से छपी हुई ये चीजें कब की रद्दी कागज की तरह बेकार हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह। ये बिस्कुट आपके लिए हैं और वो चीजें मेरे लिए हैं। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने शांति से बिस्कुट का एक और पैकेट निकाला और कहा। ये सुनते ही छोटे लड़के ने तुरंत तानजेन के हाथ से बिस्कुट छीन लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। जहां तक कागज के उन अच्छे दिखने वाले टुकड़ों की बात है, उसने उन सभी को तानजेन के हाथों में दे दिया। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने पैसे अपने बैग में रखते हुए हंसते हुए कहा। उसने मोटे तौर पर रकम का अनुमान लगाया और मन ही मन सोचा कि बिस्कुट का ये थैला सचमुच बहुत कीमती है। तानजेन और लड़के के बीच लेन देन देखने के बाद चांदी के बालों वाली लड़की तानजेन के सामने चली गई और धीरे से पूछा, सर क्या आप अभी भी उस तरह का रंगीन कागज चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, क्या आपके पास अभी भी इस प्रकार का कागज है? तानजेन तुरंत सतर्क हो गई और जल्दी से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 67.C67 एड्स बाय पब फ्यूचर प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 67 अध्याय 65 फसल 1। अनुवादक 54,96,90,339। ये बैंकनोट निश्चित रूप से तानजेन के लिए एक अप्रत्याशित फसल थे। यदि वह और अधिक प्राप्त कर सका तो यह एक बड़ा आश्चर्य होगा। उद्धरण चिन्ह। इसलिए तानजेन ने चांदी के बालों वाली लड़की से पूछा, क्या आपके पास इनमें से अधिक हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उन सभी का उपयोग भोजन के बदले में कर सकते हैं। ये देखकर कि तानजेन को वास्तव में कागज के इस टुकड़े में दिलचस्पी थी, चांदी के बालों वाली लड़की ने उत्साह से अपना हाथ लहराया और एक बार फिर पूछा, मेरे पास इस कागज का बहुत सारा हिस्सा है और वे ने तुम्हें जो दिया था वह मेरे पास से था। यदि मैं तुम्हें वे सब दे दूं तो क्या तुम उन्हें मुझे दे सकते हो? चांदी के बालों वाली लड़की ने ध्यान से तानजेन के पीछे की ओर इशारा किया। उसकी आंखें इच्छा से भर गईं। तानजेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह एक ठंडी स्टील समुराई तलवार थी जिसे उसने ऑनलाइन खरीदा था। उद्धरण चिन्ह। इस चाकू की कीमत हजारों युआन थी। अतीत में तानजेन ने इसे नहीं खरीदा होगा। हालांकि जेड को 20 मिलियन युआन में बेचने के बाद उन्होंने लापरवाही से एक खरीद लिया और उसे कभी नहीं छुआ। उद्धरण चिन्ह। किसी भी मामले में यह एक बढ़िया हथियार था। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाली लड़की एक अच्छे हथियार की कीमत जानती थी जिसे रद्दी कागज के ढेर से नहीं बदला जा सकता था। उनकी राय में यह एक बहुत ही अनुचित अनुरोध होना चाहिए। उसे आशा थी कि यह कृषक नाराज नहीं होगा क्योंकि वह वास्तव में वह कटाना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। अगर तानजेन को पता होता कि वह क्या सोच रही है तो वह निश्चित रूप से उपहास करेगा। ये कोल्ड स्टील समुराई तलवार वास्तव में महंगी थी, लेकिन जिस स्क्रैप पेपर के बारे में आप बात कर रहे थे उसे एक बड़े ढेर में खरीदा जा सकता था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उसके बगल में बड़े सुनहरे बालों वाले आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने लड़की को गहरी आवाज में डांटा। उनकी राय में यह अनुरोध वास्तव में बहुत बेतुका था। हालांकि तानजेन ने उसे न बोलने का संकेत दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाया और चांदी के बालों वाली लड़की की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह। आप इसे किस लिए चाहते हैं? क्या खाना बेहतर नहीं है? चांदी के बालों वाली लड़की एक पल के लिए झिझकी। सुनहरे बालों वाले आदमी को देखने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं इसे अपने पिता को देना चाहती हूँ। इसके साथ जब हमारा फिर से राक्षसों के एक बड़े समूह से सामना होगा तो मेरे पिता और अन्य लोग अधिक सुरक्षित रहेंगे। तानजेन गहरी सोच में थी। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के पास रैंक 2 मैगस की ताकत थी और वह इस शिविर में सबसे अधिक खेती करने वाला व्यक्ति था। यदि उसके पास कोई अच्छा हथियार होता तो खून के प्यासे बौनों द्वारा उसकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सुनकर गोरे आदमी की नाक घूम गई। वह ताकतवर आदमी लगभग रो पड़ा, लेकिन उसने अपनी आंखों की नमी दबा ली। उसने लड़की की ओर सांत्वना और प्रेम से भरी आंखों से देखा। उद्धरण चिन्ह। मैं अभी भीली का नाम नहीं जानता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तानजेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा। N0V3 लिरियम वह मंच था जहां यह अध्याय शुरू में N0V3L B1N पर सामने आया था। मैं लिसा हूँ, मिस्टर कल्टीवेटर। उद्धरण चिन्ह। ठीक है लिसा, मैं सहमत हूँ।
आप जाओ और अपना सामान यहीं ले आओ, उतना ही अच्छा। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखें सुनहरी चमक से चमक उठी। उद्धरण चिन्ह। लिसा बहुत खुश हुई और अधीरता से बाहर भागी। कुछ देर बाद वह वापस भागी। उद्धरण चिन्ह। जब वह तानजेन के सामने चल रही थी तो उसे एक बड़ा चमड़े का सूटकेस ले जाते हुए देखा गया जो बहुत फटा हुआ लग रहा था। लिसा ने सीधे फटा हुआ चमड़े का सूटकेस खोला। तानजेन ने देखा कि बक्से में नोटों के ढेर थे। बक्से के किनारे के पास मौजूद बैंकनोट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश बीच में बरकरार थे। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने नोटों के बक्से को देखा, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था। जब लिसा ने ये देखा तो उसका दिल बेचैन हो गया। वह नहीं जानती थी कि तानजेन कागज के इन टुकड़ों से संतुष्ट थी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसे कैसे पता चलेगा कि सुखद आश्चर्य के अलावा तानजेन का दिल गहरे भ्रम से भी भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नकदी का ये बक्सा उस दुनिया से आया था जिससे वह परिचित था। हालांकि वे यहाँ क्यों आए और इस बीच उन्हें क्या अनुभव हुआ। उद्धरण चिन्ह। वह संदेहों से भरा हुआ था, लेकिन वह उन्हें केवल अपने दिल में ही रख सकता था। वह इसका कारण नहीं ढूंढ पा रहा था और न ही किसी से इस पर चर्चा और विश्लेषण कर पा रहा था। इस तरह की भावना के कारण तानजेन को थोड़ा उदास महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर तक नकदी के बक्से को देखते हुए तानजेन ने फिर भी चाकू निकाला और असहज लिसा को सौंप दिया। उद्धरण चिन्ह। लिसा ने उत्साह से तलवार उठा ली। कुछ बार सावधानी पूर्वक छूने के बाद उसने कोल्ड स्टील कटाना को अपने पिता को सौंप दिया, जो समूह के नेता थे, सुनहरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। उद्धरण चिन्ह। जब वॉन्डरर्स ने ये देखा तो वे खुश हो गए। शिविर में सबसे अधिक खेती करने वाले नेता के पास एक बेहतर हथियार होता था और उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाती थी। यह उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। उद्धरण चिन्ह। गोरे आदमी के हाथ कांप रहे थे और उसने कोल्ड स्टील कटाना को अपने हाथों में इस तरह से सहलाया जैसे कि यह कोई खजाना हो। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। उद्धरण चिन्ह। ब्लेड की तीव्रता को महसूस करते हुए गोरे आदमी का मानना था कि जब वह इस हथियार का इस्तेमाल खून के प्यासे भूत को काटने के लिए करेगा तो वह आसानी से उसे आधा काट सकेगा। उद्धरण चिन्ह। एज बाय पब फ्यूचर। तानजेन ने सुनहरे बालों वाले आदमी के उत्साह को देखा जिसे वह दबा नहीं सका और उसके दिल में आह भरी। वह बता सकता था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी काफी ताकतवर था। यदि वह ये स्थान छोड़कर वांड्रा शहर की अन्वेषण टीम में शामिल हो गया होता तो उसका जीवन निश्चित रूप से इतना कठिन नहीं होता। साधारण हथियार पाकर वह इतना उत्साहित न हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। शायद वह इस शिविर के पुरुषों और महिलाओं को छोड़ना सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने यहीं रहना चुना। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जिस हथियार को बड़े सुनहरे बालों वाला आदमी काफी अच्छा समझता था, वह तानजेन की नजर में नहीं था। इस बात का जिक्र नहीं है कि वह अपनी मूल दुनिया से विशेष स्टील से बने ठंडे हथियार प्राप्त कर सकता था, यहाँ तक कि उसके भंडारण स्थान में जिन हथियारों पर उसे राक्षसी हथियार होने का संदेह था, वे बड़े पैमाने पर उत्पादित हथियारों की तुलना में कहीं अधिक तेज और मजबूत थे। उद्धरण चिन्ह। सुनहरे बालों वाले आदमी को देखने के बाद, जिसकी उत्तेजना थोड़ी कम हो गई थी, तानजेन ने लिसा से पूछा, तुम्हें पेपर कहाँ से मिला? तुम्हारे पास और है क्या? उद्धरण चिन्ह। वहाँ है, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत जोखिम भरा है। आप इसके बदले में और क्या चाहते हैं? इससे पहले कि लिसा कुछ बोल पाती, सुनहरे बालों वाले बड़े आदमी ने बातचीत जारी रखने की पहल की। वह बता सकता था कि कागज के ये टुकड़े तानजेन के लिए उपयोगी थे और वह ये देखने की कोशिश करना चाहता था कि क्या वे शिविर को कुछ लाभ दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पूरे पथिक शिविर के नेता के रूप में उनका इस तरह सोचना समझ में आता था। उनकी राय में तानजेन एक अमीर आदमी था। यदि उससे थोड़ा सा भी लाभ होता तो वह उन भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए काफी होता। उद्धरण चिन्ह। जहां तक उसकी जान बचाने के एहसान की बात है तो वह इसका बदला जरूर चुकाएगा, लेकिन ये शिविर में बूढ़े और जवान लोगों के लिए लाभ मांगने से अलग बात है। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने बड़े सुनहरे बालों वाले आदमी पर नजर डाली। उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल कियान लॉन को संकेत देने के लिए किया, जिसकी अभिव्यक्ति बदसूरत थी कि वह जल्दबाजी में काम न करे। फिर उसने बड़े सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर देखा और हंसा। उन्होंने साफ आवाज में कहा, चलो एक डील करते हैं। यदि तुम मुझे इस कागज की 2 और ढेरियां दिलवा सको तो मैं तुम्हें 10 और हथियार दूंगा जो इतने ही तेज होंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह। सुनहरे बालों वाला आदमी खुश था। बड़ी संख्या में ब्रेन मोतियों के बिना एक जैसे 10 हथियार नहीं खरीदे जा सकते थे। इस बार उसे बड़ा मुनाफा हुआ था। इस बार सुनहरे बालों वाले आदमी ने संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तानजेन पर हंसा। चलो इसे इस तरह से करते हैं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। यदि कुछ अतिरिक्त है तो आप इसे ले सकते हैं। आपको बस मुझे 10 हथियार देने होंगे। यह एक सौदा है। उद्धरण चिन्ह। तानजेन मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। उसने बड़े आदमी के साथ मुक्का मारा। यह माना जा सकता है कि उन्होंने एक समझौता किया है और उसे इसका पालन करना होगा। मैं तानजेन हूँ, आपके साथ काम करके खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेरा नाम ताई सेंग है, इस शिविर का नेता। उद्धरण चिन्ह। दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे और अपने शीर्षक व्यक्त किए।
वे दोनों बहुत संतुष्ट थे। तान जेन को नहीं पता था कि टायसन क्या सोच रहा था। वह सोच रहा था कि इस सौदे से उसे कितने पैसे मिल सकते हैं। ये स्पष्ट था कि पैसा जंगली इमारतों से आया था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वह और कितना पा सकता था। उद्धरण चिन्ह। हालांकि तानजेन को इसे आजमाना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उन तरीकों में से एक था जिसका उपयोग वह जल्दी से पूंजी जमा करने के लिए कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। पिछली बार उसे जो 20 मिलियन मिले थे वह बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन एक बार टावर बन जाने के बाद अगर वह इसे कम समय में मजबूत करना चाहता था और उस स्तर तक पहुंचना चाहता था जिसे हासिल करने के लिए दूसरों को हजारों साल खर्च करने होंगे, उसे भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। उसे निश्चित रूप से पानी की तरह पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए टैनजेन को पैसों की बहुत जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह। तानजेन और कियान लांग का समूह एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे, जबकि ताई सिंह, लिशा और अन्य लोग दूसरी तरफ बैठे थे, उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे कि तानजेन जिस स्क्रैप पेपर की तलाश कर रहा था उसे कैसे खोजा जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 68 डॉट सी 68। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 68। लक्ष्य रक्त पिपासु भूत की मांद। अनुवादक 54,96,90,339। 10 हथियारों का प्रलोभन इतना महान था और उन्हें प्राप्त करने का तरीका बहुत सरल था। इससे वॉन्डरर्स को यह महसूस हुआ कि यदि वे ये सौदा भी नहीं कर सके जो लगभग मुफ्त था, तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वे निश्चित रूप से अपने शेष जीवन के लिए खुद को दोषी ठहराएंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में, तानजेन मूर्ख लेकिन अमीर था। उन्होंने उसे हथियार देने की पहल की। हालांकि उनके अस्तित्वहीन आत्मसम्मान का ख्याल रखने के लिए उन्होंने केवल विनिमय की एक छोटी सी शर्त का उल्लेख किया। उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तानजेन ने स्क्रैप पेपर के इस टुकड़े को किस लिए चाहा, वॉन्डरर्स को लगा कि उन्होंने बड़ा लाभ कमाया है। उद्धरण चिन्ह। 10 हथियार, 10 घास की छड़ें नहीं, बल्कि दिमाग जो बहुत मूल्यवान थे। उद्धरण चिन्ह। इस समय शिविर में हर कोई जो बात कर सकता था चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि पिछली बार जब वे घास के बीज चुन रहे थे तो उन्होंने कागज के ये टुकड़े बहुत देखे थे, लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि जब वे खून के प्यासे बौनों से युद्ध की लूट को साफ कर रहे थे तो उन्हें कागज के 2 ऐसे टुकड़े भी मिले। उन्हें कागज के ये टुकड़े कहाँ से मिले? उद्धरण चिन्ह। वह किशोर जो निगरानी का प्रभारी था, लिसा के पास खड़ा था। जब उसने वॉन्डरर्स की इधर उधर की बातें और काफी देर तक चर्चा सुनी, लेकिन वह ये तय करने में असमर्थ था कि तानजेन को जिस कागज की जरूरत थी वह कहाँ मिलेगा, तो वह अपनी आंखें घुमाने और बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप खून के प्यासे बौनों की मांद में जा सकते हैं और नजर रखना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वे लोग सब कुछ उठा लेंगे और कुछ भी फेंकेंगे नहीं। कौन जानता है, कागज के उन रंगीन टुकड़ों की बहुतायत हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। युवक के मजाकिया शब्दों ने उन लोगों को स्तब्ध कर दिया जो उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। फिर उन्होंने चमकती आंखों से उस युवक की ओर देखा और अचानक उन्हें एहसास हुआ, हाँ, यही वह जगह है। वहां बहुत कुछ होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जहां तक मैं जानता हूँ, लिसा ने घोंसले के पास से यह चमड़े का डिब्बा भी उठाया था। सही है, हो सकता है कि कागज के ये टुकड़े रक्तपिपासु बौनों के कब्जे वाली परित्यक्त इमारत से आए हों। उद्धरण चिन्ह। वॉन्डरर्स के चेहरे खुशी से भर गए। उन्हें लगा कि उन्हें कागज का स्रोत मिल गया है और 10 हथियार अब उनकी पहुंच में हैं। उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन जल्द ही कुछ लोग अपना सिर हिलाने लगे और आहें भरने लगे, उदास होकर कहने लगे कि खून के प्यासे बौनों की मांद बहुत खतरनाक है। अंदर इतने सारे खून के प्यासे बौने थे कि वे उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वे अंदर भी नहीं घुस सकते थे। सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, सभी सदस्यों को रक्तपिपासु बौनों के घोंसले की परिधि की खोज के लिए भेजा जाएगा। कुछ घुमक्कड़ों को याद आया कि वे अक्सर घास में इस प्रकार के कागज देखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या वे उन 2 ढेरों के लिए पर्याप्त इकट्ठा कर सकते हैं जो तानजेन चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। ताई सेन के चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह खड़ा हुआ और तानजेन की ओर चल दिया। उद्धरण चिन्ह। जेन टैंग के सामने चलते हुए टायसन क्रॉस लेग करके बैठ गया और जेन टैंग से कहा, जो राइफल के साथ खिलवाड़ कर रहा था, श्रीमान टैंग, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में कागजात मिलने की सबसे संभावित जगह रक्तपिपासु बौनों द्वारा कब्जा कर ली गई परित्यक्त इमारत है। हालांकि वहां बहुत सारे रक्तपिपासु बौने हैं, उनकी संख्या 200 से कम नहीं है। हम अपनी मौजूदा जनशक्ति और हथियारों के साथ करीब नहीं पहुंच सकते। उद्धरण चिन्ह। तानजेन ने गंभीरता से सुना। उसने सिर हिलाया और पूछा, तो आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ताई सेन का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया था क्योंकि उन्होंने कहा था, मेरा अनुरोध थोड़ा अभिमानपूर्ण हो सकता है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप हमें पहले हथियार प्रदान कर सकते हैं और महत्वपूर्ण क्षण में हमारा समर्थन करने के लिए अपने फ्लिंटलॉक का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह खून के प्यासे भूत के घोंसले पर कब्जा करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह।
तान जेन ने ये सुनने के बाद हंसते हुए और ताई सेन की ओर देखते हुए पूछा, क्या होगा यदि आपको गोबलिन की मान पर कब्जा करने और आपके जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी रिक्त पिपासु गोबलिन को मारने के बाद वह नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ? तो तुम्हें फायदा होगा और मुझे नुकसान होगा। N0V3 लिरियम वह मंच था जहां यह अध्याय शुरू में N0V3L B1N पर सामने आया था। टायसन का चेहरा लाल हो गया। आखिरकार जेन तान सच कह रहा था। यह अभी भी अज्ञात था कि खून के प्यासे भूत के घोंसले में बड़ी मात्रा में पैसा था या नहीं, लेकिन घाटी में एकमात्र राक्षस समूह से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना उसके लिए अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। तान जेन जोर से हंसा जब उसने देखा कि ताई सेन कैसे नुकसान में था और खड़ा होकर जाना चाहता था। उन्होंने उसे शांत होने का इशारा किया। तान जेन वास्तव में ताई सेन के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वास्तव में वह वही था जो उसका फायदा उठा रहा था। उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पैसा था या सूक्ति, अंत में लाभ उसे ही होगा, क्योंकि यही वह स्थान था जिसे उसने शहर बनाने के लिए चुना था। उद्धरण चिन्ह। तो टायसन को चिढ़ाने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें पहले हथियार दे सकता हूँ और साथ ही तुम युद्ध के दौरान सहायता भी प्रदान कर सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खोज के परिणाम चाहे जो भी हो, आपको और आपके शिविर के लोगों को कुछ समय के लिए मेरे द्वारा काम पर रखा जाएगा। इनाम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक जिन भोजन है। क्या आप सहमत हो सकते हैं? क्या? ये सुनकर ताई सेन को पहले तो सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह हैरान हो गया। उद्धरण चिन्ह। सुखद आश्चर्य ये था कि तान जेन वास्तव में इनाम के रूप में प्रतिदिन एक जिन भोजन का भुगतान कर रहा था। ये कुछ ज्यादा ही था। अगर यह खबर फैल गई तो अनगिनत लोग अपना सिर तोड़ देंगे और तान जेन से उन्हें काम पर रखने के लिए कहेंगे। उसी समय तान जेन भी उनके थोड़े अनुचित अनुरोध पर सहमत हो गए। इस तरह रक्त पिपासु बौनों के छिपे खतरे को खत्म करना संभव था और साथ ही युद्ध की लूट की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करना भी संभव था। उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह इस बात से हैरान थी कि वह शिविर के निवासियों को इतनी अधिक कीमत पर क्यों नौकरी पर रखेगा। आखिरकार खाना बहुत कीमती चीज थी। वॉन्डरर्स इसके लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और इसकी कीमत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक बिल्ली की ऊंची थी। उद्धरण चिन्ह। आप हमें इतनी ऊंची कीमत दे रहे हैं। आप हमें हमारी मृत्यु के लिए नहीं भेज रहे हैं, क्या आप हैं? अगर ऐसा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। शिविर में युवाओं और बूढ़ों की खातिर ताई सेन ने चीजों को स्पष्ट करने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, मैं तुमसे इस तरह का काम करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर मैं सचमुच ऐसा करता हूँ तो क्या आप ऐसा न करने का विकल्प चुन सकते हैं? तान जेन द्वारा ये वादा करने के बाद ताई सेन ने थोड़ी झिझक के साथ सहमति में अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह। चूंकि उसने ताई सेन से वादा किया था कि वह हथियार पहले ही सौंप देगा, तान जेन को अपनी मूल दुनिया में लौटना पड़ा। कियान लोंग और मुरोंगजी यान को कुछ निर्देश देने के बाद उसने नकदी का एक बक्सा लिया और घाटी छोड़ दिया। एक गुप्त स्थान खोजने के बाद उसने टेलीपोर्टेशन सक्रिय किया और अपने घर लौट आया। उद्धरण चिन्ह। इन बैंक नोटों को घर पर छोड़ना सुरक्षित नहीं था और भंडारण स्थान में ज्यादा खाली जगह नहीं थी। इसलिए तान जेन ने सबसे पहले पुष्टि की कि वे प्रचलन में मुद्रा थे और सभी बैंक नोटों को साफ कर दिया। फिर उसने घर छोड़ दिया और उन्हें बैंक में जमा कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अमेरिका और एशिया फेडरेशन के बीच विनिमय दर 1 से 4 थी, इसलिए बैंक से बाहर आने के बाद तान जेन की बचत में लगभग 5 मिलियन युआन थे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि पुरानी कहावत है, धन खतरे से आता है। हालांकि दूसरी दुनिया बेहद खतरनाक थी। जब तक कोई लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, उसे धन और अवसरों की कभी कमी नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। घर लौटने के बाद तान जेन ने गोदाम से स्टील के चाकू का एक बंडल निकाला और घाटी के बाहर लौट आया। उद्धरण चिन्ह। तान जेन के शिविर स्थल पर पहुंचने के बाद उसने एक बार फिर उस युवक को एक संतरी के रूप में विशाल चट्टान पर खड़ा देखा। टैन जेन द्वारा उस पर अपना हाथ लहराने के बाद युवक ने भी वापस हाथ हिलाया। उसी समय उन्होंने सभी को तान जेन की वापसी की खबर की जानकारी दी। उद्धरण चिन्ह। हर कोई बाहर भाग गया और वानरा शिविर के लोगों ने उसके हाथ में पैकेज को उज्ज्वल आंखों से देखा। कियान लोंग ने इसे एक नजर में पहचान लिया। पैकेज का उपयोग कृपाण ले जाने के लिए किया जाता था। उद्धरण चिन्ह। तान जेन ने बैग को जमीन पर फेंक दिया। बैग से स्पष्ट धात्विक ध्वनि निकली। हर किसी की प्रत्याशित निगाहों के नीचे तान जेन ने एक स्टील का ब्लेड निकाला और अपने बगल में मृत लकड़ी से बनी एक कुर्सी को बेरहमी से काट दिया। तेज लंबे ब्लेड ने कुर्सी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उद्धरण चिन्ह। यहाँ 10 उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ब्लेड हैं। वे सब अब तुम्हारे हैं। कृपया अपना वादा याद रखें। तान जेन ने ताई सेंग से यह कहने के बाद वह घूम गया और आराम करने के लिए एक तरफ चला गया। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 69 C69 एड्स बाय पब फ्यूचर 69 अध्याय 67 आक्रमण करना। तान जेन को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि ताई सेंग अपनी बात से पीछे हटेगा या नहीं। पहली पसंद यह थी कि वह उन्हें आसानी से मार सके।
वे जानते थे कि उसमें ये क्षमता है, इसलिए उन्होंने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वो रहस्यमय पृष्ठभूमि वाला एक शक्तिशाली घुमक्कड़ था जो उन्हें लाभ पहुंचा सकता था। इसलिए वे कभी भी समझौते को आसानी से तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह इसके लायक नहीं था। इसके अलावा यदि उसे कोई खतरा आता है तो वह किसी भी समय टेलीपोर्ट कर सकता है और फिर बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसके पास ये जीवन रक्षक पद्धति थी कि तानजेन चीजों को करने में बहुत आश्वस्त और साहसी था। यह इस तरह का आत्मविश्वास ही था जिसने अजीब घुमक्कड़ों को यह एहसास दिलाया कि अगर वे उसके साथ जुड़ेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तानजेन अभी किनारे पर जाकर बैठ गया था जब इन वॉन्डरर्स ने एक दूसरे पर नजरें डाली। वे तुरंत आगे बढ़े। हाँ हाँ, अच्छा ब्लेड, काफी तेज, और उनमें से बहुत सारे हैं। ये कितने दिमागों के लायक हैं। अमीर रहे थे। इस बार मैं निश्चित रूप से उन रक्तपिपासु बौनों के सिर काट डालूंगा और अपने मृत भाइयों का बदला लूंगा। प्रत्येक पथिक के हाथ में एक लंबा चाकू था और वे एक ही समय में बात कर रहे थे। उनके चेहरे खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। टायसन चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद आखिरकार उसे राहत महसूस हुई। एक लंबी सांस छोड़ते हुए ताइसेन को ऐसा महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर बहुत अधिक शिथिल हो गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी जांच करने के लिए एक ब्लेड भी निकाल लिया। जैसा कि सभी ने कहा था, कृपान की गुणवत्ता खराब नहीं थी। इसकी कीमत काफी मस्तिष्क मोतियों के बराबर होनी चाहिए। चाकू बनाने के लिए अच्छे लोहे, कोक और लोहारों की आवश्यकता होती है। उनमें से कोई भी गायब नहीं हो सकता था, लेकिन जंगल में घूमने वालों के पास इन चीजों की सबसे ज्यादा कमी थी। टैंगजेन का एक साथ 10 लाना निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। यदि नोब्यूरिच शब्द लूचेंग दुनिया में मौजूद होता तो तानजेन का सिर निश्चित रूप से ऐसे लेबलों से भरा होता। जैसे ही तानजेन और कियान लांग बातें कर रहे थे, ताइसेंग और अन्य लोगों ने पहले ही हथियार वितरित कर दिए थे और खून के प्यासे गोबलिन की मान पर हमला करने की योजना पर चर्चा शुरू कर दी थी। अब जबकि उनके पास हथियार थे और तानजेन ने उन्हें कुछ उत्तम और स्वादिष्ट भोजन भी दिया था, टायसन को युद्ध से पहले कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी पथिक आगामी युद्ध की तैयारी करने लगे। महिलाओं ने खुशी खुशी भोजन की व्यवस्था की और शानदार भोजन बनाया। भोजन की सुगंध सूंघते ही घुंघरूओं की लार टपकने लगी। महिलाओं ने धीमी आवाज में चर्चा की। यदि तानजेन द्वारा लाया गया शानदार भोजन नहीं होता तो वे अभी भी केवल गले में खराश पैदा करने वाले घास के बीज और बदबूदार सूखी मछलियां ही चबा पाते। इस अध्याय का पहला विमोचन नवंबर यूरो एलन पर हुआ। अगर तानजेन यहाँ रहना जारी रख सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि वे अक्सर अच्छा खाना खा सकेंगे। इस समय वॉन्डरर्स को अचानक उम्मीद हुई कि तानजेन हमेशा के लिए घाटी में रह सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ ही समय बाद खाना बर्तन से बाहर आ गया और घुमंतु लोग अंदर आ गए। वास्तव में वे लंबे समय से गुप्त रूप से अपनी लार निगल रहे थे। अपना पेट भरने के बाद सभी ने पत्थरों को हटा दिया और चाकुओं पर धार लगाना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने खून के प्यासे बौनों से बदबूदार चमड़े के कवच उतारने, उन्हें साफ करने और फिर नए सुरक्षात्मक उपकरणों को संशोधित करने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए सरल उपकरणों का इस्तेमाल किया। हालांकि यह बहुत सरल लग रहा था, फिर भी यह घुमक्कड़ों को कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता था। तानजेन ने व्यस्त भीड़ को देखा और सोचा कि क्या उसे कियान लांग और दाजियोन को भी सुरक्षात्मक उपकरण का एक टुकड़ा मिलना चाहिए। हालांकि प्राचीन शैली के प्लेट कवच की रक्षात्मक शक्ति खराब नहीं थी, लेकिन इसका वजन कुछ हद तक भयावह था। तानजेन की नजर में ये बहुत भारी और बोझिल था। इसे पहनने के बाद केवल बिग बियर जैसा कोई व्यक्ति ही स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह केवल वांग डॉकिंग से डेक्सियनिक के लिए एक सेट बनाने के लिए कह सकता था। 1000 ड्रैगन चेनमेल के लिए उपयुक्त थे, लेकिन चेनमेल केवल काटने वाले हमलों के खिलाफ प्रभावी प्रतीत होता था और भेदी हमलों के खिलाफ कमजोर था। तानजेन को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक एंटी स्टैप सूट और एक चेनमेल शर्ट है। उसने चुपके से उन्हें बाहर निकाला और कियान लांग को दे दिया, जिससे वह उन्हें पहन सके। कियान लॉन्ग इतने लंबे समय तक जीवित रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने चेनमेल पहना था जिससे उसकी लार टपकने लगी। उसके हृदय में जो उत्साह था उसका वर्णन करना कठिन है। जब वह छोटा था तो उसका सपना एक सुंदर चेन मेल का मालिक होना था। अब टैंगजेन की मदद से यह सपना हकीकत बन गया था। तानजेन के लिए कियान लॉन्ग की कृतज्ञता और प्रशंसा पहले ही चरम पर पहुंच गई थी। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि वह तानजेन के लिए मौत का सामना करने को तैयार था। जंगल में घूमने वाला एक व्यक्ति ऐसा ही होता था, सरल और शुद्ध। यदि आप उसके प्रति अच्छे थे तो वह आपको अपने जीवन से बदला देगा। आखिरकार रात होने पर पीसने की आवाज बंद हो गई। 10 स्टील के चाकुओं को तब तक पॉलिश किया गया जब तक वे बर्फ की तरह चमकीले नहीं हो गए। इनका उपयोग दर्पण के रूप में किया जा सकता है। ये घाटी सचमुच एक अच्छी जगह थी। वास्तव में रात में कोई राक्षस नहीं थे। इससे तानजेन, जिसने पिछली रात भयानक साइक्लोप्स देखा था, गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गया। लड़ने की इच्छा उसके सीने में जलती रही और वह रात को सो नहीं सका। जिस सुबह का लोगों को इंतजार था वह आखिरकार आ ही गई। नाश्ते के बाद ताइसेंग ने अपना हाथ हिलाया और 15 पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक तुरंत इकट्ठे हो गए।
ये वानर कैंप की पूरी लड़ाकू सेना थी और किशोरों से लेकर 50 साल के बुजुर्गों तक सभी यहाँ थे। 10 सबसे युवा और सबसे मजबूत पुरुषों के पास स्टील के चाकू थे, जबकि शेष 5 बूढ़ों के पास साधारण हथियार थे। हालांकि वे बूढ़े दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों से उनके गोधूली वर्षों में बूढ़े भेड़ियों की क्रूरता का पता चलता था। जब तानजेन ने इस समूह के सदस्यों, विशेषकर उन बूढ़े लोगों को देखा तो चुपचाप अपना सिर हिलाया। एज बाय पब फ्यूचर, तानजेन ने इन बूढ़े लोगों को हेय दृष्टि से नहीं देखा। उनका मानना था कि एक दिन एक महाद्वीप स्तर के शहर का निर्माण करने वाले ऐसे क्रूर माहौल में जीवित रहने में सक्षम होने के लिए कई बूढ़े लोगों को अपना जोखिम उठाने की जरूरत नहीं होगी। 8:38 अपने जीवन के किनारे पर रहता है। अब तक जंगल में पर्यावरण, इन बूढ़े लोगों के शरीर निश्चित रूप से कहानियों से भरे हुए थे जो आंसू और खून से जुड़े हुए थे। हालांकि क्या इस उम्र के बूढ़े व्यक्ति को अपने शेष जीवन का आनंद नहीं लेना चाहिए? वह जीवन और मृत्यु के युद्ध क्षेत्र में क्यों प्रकट हुआ? तानजेन ने आह भरी। आखिर ये दूसरी दुनिया थी। घुमक्कड़ लोग ऐसे ही रहते थे। यदि वह एक दिन एक महाद्वीप स्तरीय शहर का निर्माण कर सका, तो उसका मानना था कि कई बूढ़े लोगों को अपने जीवन के किनारे पर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होगी। उनमें से 15 धीरे धीरे सुबह के सूरज की ओर चले। बूढ़े और जवान जो शिविर की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे, चुपचाप उनकी ओर देखते रहे और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तानजेन ने 1000 ड्रैगन और बिग बियर का नेतृत्व किया। अपने उपकरण पैक करने के बाद वे तेजी से योद्धाओं के पीछे चले गए। उनका गंतव्य घाटी की गहराई में रक्तपिपासु बौनों का शिविर था। जैसे ही तानजेन चला गया, उसे याद आया कि ताइसेंग ने क्या कहा था। टायसन के अनुसार ये जनजाति रक्तपिपासु बौनों के एक बड़े समूह से बनी थी और तानजेन द्वारा उन्हें मारने के बाद 200 से भी कम बौने बचे थे। यदि यह अतीत में होता, जब ताइसेंग और अन्य लोगों का सामना इन रक्तपिपासु बौनों से होता, तो हथियारों की कमी के कारण उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान होता। यही कारण था कि वे उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब ताइसेंग और अन्य लोगों के पास बेहतर हथियार थे और तानजेन और अन्य लोगों की मदद थी, तो इन राक्षसों को मारना असंभव नहीं था। ताइसेंग और अन्य लोग लड़ने की भावना से भर गए और उन्होंने खून के प्यासे भूत से मौत तक लड़ने की कसम खाई। तानजेन ने ये देखा, लेकिन उसका इरादा उन्हें यहाँ अपनी जान गंवाने देने का नहीं था। ये लोग उसकी भविष्य की टीम थे और वे उसके लिए काम चलाने वाले थे, इसलिए उसे अपने जीवन की रक्षा करनी थी। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उन्होंने विस्फोटकों को इकट्ठा करने के बाद भंडारण आयाम में रख दिया, ताकि आपातकालीन समय में उनका उपयोग किया जा सके। युद्ध के परिणामों के आदान प्रदान के लिए मानव जीवन का उपयोग करते हुए तानजेन ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। अपनी लड़ने की इच्छाशक्ति के सहारे शिविर के 15 लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े। खून के प्यासे गोबलिन जनजाति के स्थान तक पहुंचने में उन्हें 1 घंटे से भी कम समय लगा। खून के प्यासे बौनों की मांद में ये गंदे राक्षस अभी भी एक खंडहर इमारत के अंदर और बाहर आ जा रहे थे, बिल्कुल भी सतर्कता नहीं दिखा रहे थे। तानजेन ने उन खंडहरों को देखा जिन पर रक्तपिपासु बौनों ने कब्जा कर लिया था। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि इमारत की शैली कुछ जानी पहचानी है। हालांकि चूंकि इमारत बहुत जर्जर थी, इसलिए उसे वास्तव में याद नहीं आया कि यह किस प्रकार की इमारत होनी चाहिए। हालांकि राक्षसों के आवास की स्थिति को देखते हुए यह एक अज्ञात जंगली इमारत होने की संभावना थी। उसने ताइसेंग से पूछा, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि क्या यह एक जंगली इमारत थी, क्योंकि ये खून के प्यासे बौने उनके आने से पहले ही इस खंडहर में थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 70 C70 एड्स बाय पब फ्यूचर प्रश्नवाचक चिन्ह अध्याय 70 अध्याय 68 जहरीला धुआं उड़ रहा है। अनुवादक 54,96,90,339। भले ही ड्रिफ्टर्स ने खंडहरों को साफ कर दिया हो, तानजेन को इससे छुटकारा पाना था क्योंकि इसका अस्तित्व तानजेन के लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा था। उद्धरण चिन्ह। वह दूसरों को अपने बिस्तर के पास सोने की इजाजत कैसे दे सकता है? तानजेन इस घाटी पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता था। ये एक जरूरी कदम था। उसे विचार करने की एकमात्र समस्या ये थी कि मौजूद शक्तिशाली राक्षसों से कैसे निपटा जाए। यदि यह अतीत में होता, तानजेन निश्चित रूप से अपनी बुद्धि के अंत पर होता। हालांकि स्पिरिट ब्रेन लाश राजा की रहस्यमयता और लाश राक्षस भगवान के आतंक का अनुभव करने के बाद तानजेन अब उच्च स्तरीय राक्षसों से नहीं डरता था। यहाँ तक कि उसके मन में स्तरों की तुलना करने का विचार भी हल्का सा आया। उद्धरण चिन्ह। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास मजबूत समर्थन और दृढ़ विश्वास था। ये प्रतीत होने वाले शक्तिशाली शत्रु अंततः उसके शहर के निर्माण की प्रक्रिया में मील का पत्थर बन जाएंगे। वे उसे ऊंचा खड़ा होने और आगे देखने की अनुमति देंगे। तानजेन ने खंडहरों को ध्यान से देखा और पाया कि यह बहुत बड़ा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षसों की ताकत जंगली इमारत के आकार के सीधे आनुपातिक थी। इसलिए भले ही आधारशिला की रखवाली करने वाले राक्षस भी हों, उनका मानना था कि वे बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ताइसेंग और अन्य लोगों की ओर अपनी निगाहें घुमाई, तानजेन के दिमाग में कई विचार कौंध गए। ये 15 लोग आध्यात्मिक लोमड़ियों की तरह थे क्योंकि वे तेजी से गंदी घास में फैल गए थे।
हालांकि उन्होंने एक भी आवाज नहीं निकाली। यदि तानजेन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें घास में डूबे हुए नहीं देखा होता और मानचित्र पर उनकी स्थिति को नहीं देखा होता, तो उन्होंने उन्हें नहीं खोजा होता। उद्धरण चिन्ह। ऐसा प्रतीत होता था कि जंगल में जीवित रहने वाले प्रत्येक पथिक के पास जीवित रहने की क्षमता थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। थोड़ी देर तक इन वॉन्डरर्स को देखने के बाद तानजेन ने अचानक देखा कि खून के प्यासे बौने जो बाहर सक्रिय थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। फिर रक्तपिपासु बौनों का एक बड़ा हिस्सा जो बाहर घूम रहे थे, खंडहर में चले गए और पीछे केवल एक पतला संतरी रह गया। उद्धरण चिन्ह। और एनबीस, ये देखकर ताई सेंग बहुत खुश हुई और उसने तुरंत जिमी नाम के युवक को गार्ड को मारने का इशारा किया। उद्धरण चिन्ह। पतली और कमजोर जिमी की आंखें गंभीर थीं। उसने थोड़ा सिर हिलाया और एक फुर्तीले बंदर की तरह नींद भरी आंखों से चुपचाप खून के प्यासे भूत संतरी के पास पहुंच गया। उद्धरण चिन्ह। इस समय जिमी की हरकतें तेंदुए के शिकार की तरह हल्की थीं। उसके पैर चुपचाप जमीन पर टिके हुए थे और उसके अंग अत्यंत सुव्यवस्थित थे। वह खून के प्यासे गोबलिन सिटी के पीछे लड़खड़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर खून के प्यासे गोबलिन के सिर के पीछे 1 फुट लंबे लोहे के डंडे को गहराई तक घोंप दिया। उद्धरण चिन्ह। एज बाय पब फ्यूचर, गोबलिन संतरी की आंखें बाहर निकल आईं और वह बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी रक्तलाल आंखों में संघर्ष और भ्रम का संकेत दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह। शव को धीरे से घास में खींचने के बाद जिमी ने खंडहरों में झांका और ठीक इशारा किया। उद्धरण चिन्ह। जब तानजेन ने ये देखा तो वह एक बार फिर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। इस दुनिया में जो भी आदमी रहते थे, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, वे सभी हत्या करने में माहिर थे। जिमी सबूत था। उद्धरण चिन्ह। बेशक ये पर्यावरण के कारण भी था, अन्यथा वह मरने वाला होता। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि रक्तपिपासु गोबलिन प्रेरी की देखभाल की जा चुकी है, टायसन ने तुरंत अपने योद्धाओं को आगे बढ़ने और उन खंडहरों के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने का आदेश दिया जहां गोबलिन रहते थे। उद्धरण चिन्ह। हर कोई एक एक करके आगे बढ़ा और गुफा के प्रवेश द्वार पर हरी सूखी घास का ढेर लगा दिया। इसके तुरंत बाद टायसन ने सूखी घास को रोशन करने के लिए टैंजेन द्वारा दिए गए लाइटर का उपयोग किया। इस अध्याय की पहली रिलीज नवंबर यूरो एलन पर हुई। हरी घास झील के किनारे उगने वाले एक विशेष पौधे से बनी थी। जब इसे जलाया जाता था तो इससे भारी मात्रा में तीखा पीला धुआं निकलता था। टायसन ने पहले भी इसका अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि जब इंसान और जानवर इसमें सांस लेते हैं तो उन्हें खांसी होती है, चक्कर आते हैं और उनकी हरकतें नर्म और कमजोर हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो सीलबंद वातावरण में इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। उद्धरण चिन्ह। और एनबीस, ताई सेंग के लिए भूतों से निपटने और उनकी युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए ऐसी विधि के बारे में सोचना, ये काफी स्मार्ट कदम था। बेशक सटीक प्रभाव अभी भी अज्ञात था। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि ताई सेंग ने हमले से पहले तानजेन को इस कदम के बारे में बताया था, तानजेन ने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ बड़े पंखे बनाने में भी मदद की थी कि जहरीले धुएं का सबसे बड़ा प्रभाव होगा। उद्धरण चिन्ह। उसी समय स्टील ब्लेड और स्पीयर्स से लैस योद्धाओं ने प्रवेश द्वार पर पहरा दिया, जिससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले रक्तपिपासु बौनों को रोक दिया गया। उद्धरण चिन्ह। ताई सेंग की कमान सुव्यवस्थित और व्यवस्थित थी। ये दृश्य देखकर तानजेन के दिल की चिंता थोड़ी कम हो गई। उसके मुंह के कोने पर एक बार फिर फीकी मुस्कान उभर आई। मनुष्यों का सबसे बड़ा लाभ उनकी बुद्धिमत्ता थी। यदि प्रत्येक शिविर के नेता ताई सेंग की तरह होते और जितना संभव हो सके हताहतों की संख्या को कम करते हुए लड़ाई जीतते, और यदि वे एकजुट होते, तो मनुष्यों का उत्थान अधिक दूर नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। यह अफसोस की बात है कि वर्तमान असीमित जंगल में विदेशी नस्लें मुख्य पात्र थीं और मनुष्य बस मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। हरी सूखी घास जलने के बाद ये फ्यूज की तरह जलने लगी। साथ ही इससे भारी मात्रा में पीला धुआं निकला। इसे सूंघते ही व्यक्ति का दम घुट जाएगा और उसे जोर जोर से खांसी आने लगेगी। उद्धरण चिन्ह। एज बाय पब फ्यूचर, ये हरी सूखी घास सचमुच एक जादुई चीज है। मुझे भविष्य में और अधिक स्टॉक करना होगा, तानजेन ने सोचा। उद्धरण चिन्ह। और एनबीस, अपने चेहरों को घूंघट से ढकने के साथ ताई सेंग और अन्य लोगों ने तुरंत अपने हाथों में बड़े पंखे लहराए और जहरीले धुएं को फैलने से रोकने के लिए खंडहरों में लगातार पंखा झलते रहे। उद्धरण चिन्ह। फिर भी कुछ लोग जो लीवार थे, उनका दम घुट गया और वे जोर जोर से खांसने लगे। उद्धरण चिन्ह। इमारत में गाढ़ा पीला धूल जैसा धुआं उड़ गया। मूर्ख रक्तपिपासु बौनों में एक चालाक खरगोश द्वारा 3 बिलों को छिपाने की परंपरा नहीं थी। उन्होंने केवल एक ही प्रवेश द्वार छोड़ा था, इसलिए धुएं के हमले से वे तुरंत भ्रमित हो गए। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही खून के प्यासे बौनों की डरावनी चीखें और खांसी खंडहरों से आने लगी। उनके सरल दिमाग ये भी पता नहीं लगा सके कि इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला धुआं क्यों था। उद्धरण चिन्ह। इस जहरीले धुएं का असर बेहद अच्छा था। यह इतना अच्छा था कि यह तानजेन की अपेक्षाओं से कुछ हद तक अधिक था। जहरीला धुआं खंडहरों में घुसने के बाद खून के प्यासे बौनों ने चारों ओर हमला करना शुरू कर दिया। कई रक्तपिपासु बौने धुएं से भ्रमित हो गए और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका।
आखिरकार वे धुएं से भरे खंडहरों में गिर पड़े। उद्धरण चिन्ह। खूनी प्यासे बौने जो भागने में भाग्यशाली थे, उनके लिए भी यह आसान नहीं था। टायसन और अन्य लोग अपने हाथों में तेज ब्लेड लेकर गुफा के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। जब भी कांपते अंगों और मुंह पर सफेद झाग के साथ कोई खून का प्यासा बौना दिखाई देता था, तो वे उन्हें काटकर अलग कर देते थे। जल्द ही गुफा का प्रवेश द्वार बौनों की लाशों से ढक गया था और जमीन उनके बदबूदार खून से लथपथ थी। उद्धरण चिन्ह। धुआं छंटने के बाद नरसंहार अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए रक्तपिपासु गोबलिन जनजाति प्रेरी से पूरी तरह से गायब हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। टायसन और अन्य लोगों के मन में इन रक्तपिपासु बौनों के प्रति गहरी नाराजगी थी। शिविर में कम से कम 10 लोग उनका भोजन बन गए थे, इसलिए जब उन्होंने हमला किया तो वे पीछे नहीं हटे। बाहर भागे प्रत्येक रक्तपिपासु बौने को कम से कम 10 घातक चोटें लगी और वे सभी मर गए। उद्धरण चिन्ह। सारी हरी सूखी घास चलाने के बाद ताइसेंग और अन्य लोगों ने कुछ देर और इंतजार किया। जहरीला धुआं फैलने के बाद वे युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए खंडहरों में प्रवेश कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जहरीले धुएं के प्रभाव को देखते हुए खंडहरों में बचे खून के प्यासे बौने शायद मर चुके थे। उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से युद्ध के मैदान को साफ करने की बारी तांगजेन की नहीं थी। इसके अलावा खंडहरों में मौत की दुर्गंध कुछ ऐसी नहीं थी जिसे तांगजेन बर्दाश्त कर सके। इसलिए उसने बस एक ऐसी जगह ढूंढी जो खून से सना हुआ न हो और बैठ गया। उसने दिलचस्पी से देखा कि ताइसेंग और बाकी लोग हंगामा करते हुए खंडहर के बाहर युद्ध की लूट को साफ कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। जिस बात ने तांगजेन को उत्सुक बना दिया वह ये थी कि जिमी ने कुछ खून के प्यासे गोबलिन दांतों को तोड़ दिया और ध्यान से उन्हें अपनी जेब में रख लिया। जब टैंगजेन ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो जिमी ने गर्व से टैंगजेन को बताया कि वह अपने पंजों के लिए एक हार बनाने की तैयारी कर रहा था। अब जबकि उसके पास खून के प्यासे गोबलिन के कुत्ते के दांत थे, उसे केवल एक राक्षसी नाखून की आवश्यकता थी जिसका उसने व्यक्तिगत रूप से सामग्री इकट्ठा करने के लिए शिकार किया था। उद्धरण चिन्ह। तांगजेन ने ये सुनने के बाद उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे अभी भी राक्षसों की कुछ समझ थी। उसने 5 मीटर लंबे लेवल 5 राक्षस की कल्पना की और फिर जिमी को देखा, जो 1.7 मीटर से कम लंबा था। तांगजेन को लगा कि कम समय में उसका सपना हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। कभी कभी बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना भी भारी बोझ बन सकता है। उम्मीद है जिमी का लक्ष्य एक उत्साहजनक लक्ष्य था। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों बेकार में बातें कर रहे थे, तभी अचानक तांगजेन के कानों में एक अजीब आवाज संचारित हुई। इससे उसकी नजर अनायास ही खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गई। उसी समय कियानलोन का धनुष और तीर और ताइसेंग की कृपाण भी खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें।